अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग ठीक ठाक हैं, अच्छी सेहत में और खैरियत से हैं। दो कि इट्स अ गुड मॉर्निंग, मगर थोड़ा थोड़ा दिल ज़रा उदास भी है और उसके पीछे रीज़न आपको पता है वो क्या है। वो ये है कि बड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, नो डाउट कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा फाइट किया, बहुत अच्छा लड़े, टारगेट भी एक अच्छा दिया, लेकिन शायद किस्मत ने यहीं तक साथ देना था। तो जनाब अच्छा मैच देखने को मिला। बहरहाल इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चलकर, और साथ साथ ये भी बात करेंगे कि तालीम की तो हम बात करते ही हैं हमेशा कि तालीम और जो एजुकेशन है वो किसी इंडिविजुअल के लिए कितनी ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन तालीम के साथ साथ अगर तरबियत का फुकदान हो तो इंसान का रवैया या जो इंसान है वो कैसा हो जाता है, और तरबियत कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है तालीम के साथ साथ, इस पर हम बात करेंगे। और साथ साथ एक पाकिस्तान के यंग वेरी टैलेंटेड जो राइटर हैं उनसे गुफ्तगू होगी, उनके नावल के हवाले से बात होगी जिसमें उन्होंने कुछ बड़े नए नए इंकशाफात भी किए हैं, ये भी डिस्कशन होगी। और जनाब हम थोड़े से इस खत्ते की सूरत हाल, पाक अफगानिस्तान ताल्लुकात के हवाले से और बदलती सूरत हाल क्या हो सकती है उस हवाले से भी तस्करा करेंगे। लेकिन जो प्रोग्राम का आगाज है वो एक बहुत ही अनयूजुअल न्यूज से मैं कर रही हूँ। यूजली नहीं बल्कि डेफिनेटली 100% हर इंसान के सीने में एक ही दिल होता है। हम सबको ये मालूम है कि हर इंसान एक दिल के साथ पैदा होता है, और इसमें कोई ये नहीं हम गए हैं कि आम तौर पर देखा जाता है, आम तौर पर नहीं, हर बार यकीनी तौर पर यही देखा जाता है। इसलिए मैंने बोला कि ये एक अनयूजुअल न्यूज़ है। तो कुदरत का करिश्मा जनाब ये हुआ है कि एक 4 साल का बच्चा जिसका ताल्लुक नवाब शाह काजी अहमद से है, रिसेंटली उसको थोड़ी सी सीने में तकलीफ हुई, फ्लू और बुखार का भी शिकार था, जिसके बाद उसके पेरेंट्स उसको 7 शरीफ के सैयद अब्दुल्ला शाह मेडिकल इंस्टीट्यूट ले गए, जहां पर जब डॉक्टरों ने बच्चों का मुआयना किया, उसके टेस्ट किए, जांच पड़ताल की, तो खबर जनाब ये सामने आई है कि इस बच्चे के जिस्म में, सीने में 2 दिल होने का इंकशाफ हुआ है। अब ये 2 दिल रखने वाला बच्चा, इसकी उम्र महज 4 बरस है। इसी हवाले से हम जरा बात करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये किसी कुदरत के करिश्मे से कम नहीं है। बच्चे की जो मेडिकल सारी जो रिपोर्ट है उस हवाले से भी बात करेंगे, और क्या माजी में भी कोई इस तरह का केस सामने आया है। हमारे से जनाब बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल रहमान जमाली, जो कि माहिर अमराज़े कल्ब है। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मुझे सबसे पहले बच्चे की कंडीशन के हवाले से बताइएगा, और वाकई क्या रिपोर्ट्स में ये बात साबित हो चुकी है कि इस बच्चे के सीने में 2 दिल हैं? जी मैडम, एंड अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, आपने मुझे टाइम दिया। मैडम, ये लास्ट वीक हमारे पास से बच्चा एडमिट हुआ था अब्दुल्ला शाह हॉस्पिटल के बच्चों के वार्ड में। तो उनको फ्लू, कफ वगैरह की शिकायत थी। तो जो वहाँ के जो कंसल्टेंट ने एक्सरे चेस्ट एडवाइज किया था, एक्सरे चेस्ट में थोड़ा लग रहा था कि कोई कंसल्टेशन मैस है या समथिंग, कोई नमूनिया है, ऐसी कोई चीज़। उन्होंने अल्ट्रासाउंड चेस्ट एडवाइस किया। तो हमारे जो अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड चेस्ट किया, तो उनको कुछ वहाँ पे ऐसी हार्ट की बीटिंग या ऐसी कुछ ऐसी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर महसूस हो रहा था राइट साइड ऑफ द चेस्ट। तो वो फिर हम मेरी ओपीडी में ले आए बच्चे को। तो जब मैंने ओपीडी में एग्जामिन किया तो मुझे महसूस हुआ कि लेफ्ट साइड पे तो हार्ट बीटिंग थी, साथ में राइट साइड पे भी मुझे हमें ऐसी हार्ट की बीटिंग और इस तरह का कुछ महसूस हो रहा था। तो फिर मैंने आफ्टरनून में मैंने बच्चे को इको किया। तो राइट साइड पे, तो लेफ्ट साइड पे तो नॉर्मल हार्ट जैसे हमारा और आपका सबका होता है, वहाँ पे तो नॉर्मल हार्ट का स्ट्रक्चर मुझे महसूस वो मिल रहा था, वो तो नॉर्मल चीज़ है। अलॉन्ग विथ मुझे एक एबनॉर्मल शेडो राइट साइड ऑफ द चेस्ट, वहाँ पे इको के विंडोज मिल रहे थे। तो मुझे वो लगा कि ये सेकंड हार्ट है, और वहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल हार्ट की तरह। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। मैं थोड़ा सा आपसे और मजीद क्लैरिटी के लिए पूछना चाहूंगी, आपको ऐसा महसूस हुआ और आपको ऐसा लगा, या फिर जो अल्ट्रासाउंड या जो स्कैनिंग रिपोर्ट है उसमें क्लैरिटी देखी जा सकती है और ये बात कंफर्म है, या अभी तक मजीद आपको लगता है कि टेस्ट होना या क्लैरिटी आना बाकी है इस केस में? तो उनकी वो जॉब नहीं है। अल्ट्रासाउंड ने जस्ट थोड़ा सा उनको पिक किया, तो उन्होंने वो बेसिकली इको मशीन, इको ही ज्यादा कंफर्मेटिव होता है ज्यादा। तो हमने इसको इको पे कंफर्म किया कि ये महसूस हो रहा था कि राइट साइड पे भी कोई स्ट्रक्चर हार्ट शेडो मिल रहा था। तो मैंने जब लेफ्ट साइड पे इको किया तो वो तो नॉर्मल होता है, जैसे हार्ट वो वहाँ पे फर्स्ट क्लास वहाँ पे नॉर्मल चीज थी।
लेकिन राइट साइड पे भी हार्ट के विंडोज मिल रहे थे, बिल्कुल राइट साइड ऑफ शोल्डर, इस तरफ राइट साइड ऑफ चेस्ट की तरफ बिल्कुल मुझे मिल रहा है। तो वो सारी चीजें हमने वो वीडियोज और वो उसकी क्लिप्स इको की वो हमने सेव की और हमने ये चीजें डिस्कस की अपने मतलब अपने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि ये चीज हमने महसूस हुई है, तो ये चीज हम अभी अभी इवैल्यूएट करेंगे। तो हम इसको अपने बच्चे को अपने बच्चे की हेल्थ के बारे में बताइएगा। बच्चा बिल्कुल नॉर्मल है, बच्चे को क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं? बच्चे को बेसिकली फीवर थी, बच्चे को हार्ट की वजह से तो कोई उनको मदर को फादर को कुछ पता ही नहीं था कि ये चीज है। लेकिन हमें जब डॉक्टर हमें कुछ महसूस हुआ तो हमने उसको फर्दर एवोल्यूशन के लिए चेकअप किया। तो बच्चे को बस बेसिकली फ्लू और कफ था और उनको कभी खुद को महसूस नहीं होता कि ये हार्ट की बीटिंग है या क्या चीज है। तो हमने इसको सेकंड वो चीज हमने इतना वो इस ग्रुप्स में कुछ चली थी, वहाँ पे कुछ वायरल होगी, तो हम उसको खुद नहीं चाह रहे थे कि ये इतनी पब्लिकली डिस्कस हो और सब चीजें हो, क्योंकि हम अभी अब कंफर्मेटिव स्टेज में थे और इसमें हम कंफर्म नहीं थे कि ये चीज है। लेकिन मुझे थोड़ा महसूस हुआ, मुझे अपनी फाइंडिंग में कुछ थोड़ा सा डाउट था कि ये चीज है या नहीं है। तो फिर हम 3 दिन के बाद हमने NICVD 7 में है, वहाँ पे हमने पीडियाट्रिशियन जो मैं बेसिकली एडल्ट कार्डियोलॉजी का हूँ, मैं बच्चों के इकोज वगैरह हम लोग नहीं करते, एडल्ट के करते। लेकिन उस टाइम हमारे पास ये उस वक्त फैसिलिटी उस वक्त नहीं थी, तो हमने 2 दिन के बाद हमने NICVD 7 से भी बच्चे का इको करवाया। तो मैंने उनसे पर्सनली डिस्कस किया कि भाई मुझे ये महसूस हो रहा है और मुझे ये मेरी ये फाइंडिंग है कि इसको लेफ्ट साइड के साथ साथ राइट साइड पे भी हार्ट के विंडोज मिल रहे हैं, शेडो मिल रहे हैं, इवन बीटिंग मिल रही है। तो मुझे उन्होंने कहा कि यार ठीक है, हम आप ले आए, बच्चे को देखते हैं। तो उनके असिस्टेंट प्रोफेसर ने जब इको किया और लेफ्ट साइड पे इको किया, उन्होंने कहा कि ये तो नॉर्मल चीज है। राइट साइड पे भी उन्होंने कहा कि यार ये तो चीज है, एक एबनॉर्मल शेडो हार्ट का है, वो राइट साइड पे है। और मैं इसको कहता हूँ कि ये सेकंड हार्ट है, आप जो कह रहे हैं वो सही है, और राइट साइड पे हार्ट है और ये विंडो वाकई मिल रहे हैं, आपकी बात ये सही है। कंफर्मेशन के लिए आपको लगता है, आपकी रिकमेंडेशन है कि इस बच्चे को कराची शिफ्ट किया जाए या वहाँ के किसी बड़े हॉस्पिटल में भी दिखाया जाए? तो फिर फिर मुझे खुद थोड़ा सा ना मैं थोड़ा सा डाउटफुल हो गया कि यार मीडिया पे बहुत ज्यादा चीज हो गई है, तो ऐसा ना हो कि कोई चीज गलत हो और हम इतना पब्लिकली इसको उठा लिया है ग्रुप्स में इस तरह से। तो फिर मैंने NICVD के डॉक्टर से प्रोफेसर उनसे इको करवाया, उन्होंने भी तकरीबन मेरी बात पे इंडोर्स किया और तकरीबन सेम रिपोर्ट इको की दी कि सेकंड हार्ट है और विंडो है और एबनॉर्मल शेडो है, एबनॉर्मल 4 चैम्बर व्यू मिल रहा है। तो उन्होंने फिर ह्यूमनली पॉसिबल कि एक इंसान के जिस्म में 2 दिल हो और वो कैसे फंक्शन करेंगे? मुझे थोड़ा सा वो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये क्या पॉसिबल है? क्या माजी में हमने कभी इस तरह के कोई केसेस देखे हैं? बुक्स में तो देखा है, लेकिन ये कभी मैंने कभी इस तरह का कभी पेशेंट देखा नहीं है हमारे पाकिस्तान में। लेकिन इन द एंड हमने क्या किया कि हमने NICVD वो हमारे जो कंसल्टेंट ने NICVD कराची में बात की, तो हमने कल बच्चे को वहाँ रेफर किया तो वहाँ पे बच्चे का फुल मायना हुआ, क्योंकि वो बड़ा इंस्टीट्यूट है और हमसे ज्यादा अच्छी उनकी मशीन हैं और सब चीजें, कंसल्टेंट हैं वो बड़ी, मतलब वो एक नेशनल इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे तकरीबन 12:30 बजे 1 बजे मुझे वहाँ पे एक कॉल भी आई कि ये जो चीजें हमने इको किया है, तो हमें ये जो आप व्यू कह रहे हैं 4 चैम्बर व्यू राइट साइड पे, आपने भी कहा, उनके अपने डॉक्टर ने भी कहा कि ये चीज है। तो वो उन्होंने कहा कि ये मिरर इमेज है और हम ये राइट साइड पे हार्ट नहीं है, जो लेफ्ट साइड का हार्ट है वही आपका मिरर इमेज उस तरफ आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम इसको फर्दर सिटी एंजियोग्राफी शायद वो करें। तो लेकिन उन्होंने कहा कि ये हार्ट एक ही है। तो अभी रात की अपडेट, कोई पेशेंट आता है, जब हम किसी का भी चेकअप करते हैं, डॉक्टर्स करते हैं, मुआयना करते हैं, तो जब सीने या दिल की तकलीफ के हवाले से मुआयना किया जाता है, क्या दाईं जानिब पे हर बार इसी तरह का रिफ्लेक्शन महसूस होता है, या ये फर्स्ट टाइम बच्चे का, ये जो आप मेडिकल लैंग्वेज में जो आप बात करें, मैं आम आदमी के लिए समझाने के लिए बात करना चाह रही हूँ। हम लोग जब राइट साइड पे हार्ट को कभी कभी हमें विंडो नहीं मिलता लेफ्ट साइड पे, तो हम राइट साइड की तरफ जाते हैं। अच्छा। तो कभी कभी वो डेक्स्ट्रोकार्डिया कहलाता है, वो तो हमने बहुत केसेस देखे हैं कि पेशेंट का हार्ट लेफ्ट साइड पे नहीं होता, बाय बर्थ एबनॉर्मली वो राइट साइड पे होता है। तो ये तो नेचुरल चीज है, ये इसको हम कुछ नहीं करते, ये राइट साइड पे हार्ट होता है। लेकिन कभी कभी विंडो हमें नहीं मिलता, तो हम राइट साइड पे जाते हैं, तो हमें राइट साइड पे कोई अच्छा विंडो नहीं मिलता, क्योंकि हार्ट की जो पोजीशन होती है ना, वो लेफ्ट साइड की तरफ होती है, वो राइट की तरफ हमें इको की जो पिक्चर होती है हार्ट की वो बहुत नहीं मिलती।
और इस बच्चे में हमें इतना क्लियर राइट साइड पे हार्ट की जो जो जैसे आपको ये कैमरा लगाते हैं कि आपको कैमरा को अच्छी जगह से आपको लॉक करते हैं तो आपको लगता है कि अच्छी जगह यहाँ से अच्छी पिक आ रही है तो आप इसको देखते हैं। अगर आपको उस तरफ दूसरी तरफ देखते हैं तो आपको नजर नहीं आता, तो इस वजह से आप हमेशा वही पोजीशन लेते हैं जो नेचुरल पोजीशन होती है। तो लेफ्ट साइड पे तो हमें हार्ट आराम से मिल जाता है, लेकिन इसकी जो हम इको की प्रोब राइट साइड पे रख रहे थे तो बिल्कुल राइट साइड की तरफ, राइट साइड ऑफ शोल्डर, वहां पे हमें इको की हार्ट की जो पूरी क्लियर पिक्चर मिल रही थी। तो जो चीज हमें डिस्टर्ब कर रही थी कि यार ये तो हम राइट साइड पे हमें कभी इको की इतनी अच्छी वेव्स नहीं मिलती, तो ये कैसे मिल रहा है हमें। तो हमने इस वजह से फर्दर थोड़ा इवैल्यूएट किया तो हमें लगा कि ये चीज राइट साइड पे हार्ट है, क्योंकि हमें बीटिंग भी मिल रही थी। डॉक्टर साहब, बच्चा जिस कामरान, ये जो बच्चा है 4 साल इसकी उम्र है, अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल नहीं 5 साल के। अच्छा, अभी तो सीजनल फ्लू भी ये हो सकता है, अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे बच्चे की सेहत हो, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी हो, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती तो बच्चे की पैदाइश के बाद भी जो है वो सिलसिला शुरू हो गया होता। हो सकता है ये एक सीजनल फ्लू हो, और अगर ऐसी कोई बात जो कि मजीद डॉक्टर्स भी इसमें मुआयना करेंगे तो बच्चे की वैसे ओवरऑल जो कंडीशन है कोई बड़ी कॉम्प्लिकेशन तो ऐसा सच नहीं है। मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे। ठीक है, बच्चे को अगर हम ये हार्ट बर्ट का छोड़ दें तो बच्चा फाइन है, इसको कोई अभी इतना फीवर बुखार वगैरह फीवर सेटल हो गया और इनको एंटीबायोटिक वगैरह काफी मिली थी। तो हमने बस एक अनयूजुअल चीज थी तो हमने इसको डॉक्यूमेंट करना था कि ये चीज है, क्योंकि अभी प्राइमरी स्टेज में थी, हमारे पास 7 में जितनी फैसिलिटी थी तो हमने उस तरह से उसको देखा। अभी हमने कल रेफर किया NICUD में, वहां पे उन्होंने इको किया, उनके मुताबिक ये हार्ट शेडो जो आपको महसूस हो रहा है ये कोई मिरर इमेज है, हार्ट बच्चे का एक ही है और उनको लग रहा है कि ये एक ही हार्ट का विंडो है जो आपको वहां पे महसूस हो रहा है, ये मेटासिस कॉल्ड मिरर इमेज। तो अभी भी उन्होंने CT एंजियोग्राफी मेरे ख्याल में शायद वो एडवाइस किए, लेकिन उन्होंने अभी कल रात को कंफर्म किया कि हार्ट बच्चे का एक ही है, ये जो आपको जो थोड़ा सा एक सीडो चीज मिल रही थी और को महसूस हो रहा है ये मिरर इमेज है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसको फर्दर एवोल्यूशन के लिए CT एंजियोग्राफी शायद वो करे तो वो 100% कंफर्मेटिव होगा। लेकिन उन्होंने लास्ट टाइम मुझे रात को बताया कि ये कंफ्यूजन थी, तो वो आपकी कंफ्यूजन सही थी कि मैं कुछ हमें भी इस तरह से विंडोज मिल रहे थे, लेकिन हमने उसको फर्दर, क्योंकि उनके पास ज्यादा डिटेल मॉडलिटी है और हमसे ज्यादा अच्छे डॉक्टर भी है वहाँ पे, तो उन्होंने कंफर्म किया कि हार्ट का एक ही हार्ट है और लेफ्ट राइट साइड पे हार्ट का जो व्यू आ रहा है वो मिरर इमेज है और बच्चे का एक हार्ट है। तो ये बात अब कंफर्म हो चुकी है कि सीने में एक ही दिल है। हाँ, सीने में एक ही दिल है और फर्दर उन्होंने कहा है कि हम इसको CT एंजियोग्राफी भी कर लेंगे ताकि कोई ऐसी चीज ना हो कि कोई अभाम खत्म मतलब कंफर्म हो जाए। तो उन्होंने कंफर्म किया है कि एक ही दिल है। और क्योंकि एक तो ये था कि एक मैंने भी रिपोर्ट तकरीबन राइट साइड वाली दी और फिर NICUD के कंसल्टेंट उन्होंने भी मेरी रिपोर्ट को ही इंडोर्स किया, उन्होंने कहा कि ये सेकंड हार्ट है। तो 2 चीजें हो गई थी, तो हो सकता है कि मैं गलत हूँ, तो मैं चलो ठीक है। दूसरा, लेकिन अब जो फाइनल बात है वो यही है कि बच्चे के सीने में एक ही दिल है और बच्चा अच्छी हेल्थ कंडीशन में है एंड ही इज फाइन। जी ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर अब्दुर्रहमान जमाली हमारे साथ माहिर इमराज़ क़ल्ब मौजूद थे और कोई कंफ्यूजन का शिकायत दिखाई दे रहे थे कि पहले जो है वो बच्चे के सीने के दाएं जानिब आपके हार्ट का जो कि यूजली नहीं हमेशा बाएं जानिब मौजूद होता है, उसका रिफ्लेक्शन मौजूद चूंकि हो रहा था, इस वजह से जो डॉक्टर्स थे उनके बीच में एक डिबेट चल रही थी, बच्चों को मजीद टेस्ट वगैरह के लिए भेजा गया। सोशल मीडिया पर यह खबर बहुत वायरल हुई, लेकिन अब डॉक्टर साहब इस खबर की कंफर्मेशन कर चुके हैं। लेंगे यहाँ पर प्रोग्राम में जनाब ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे वापस, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और इस खत्ते की सूरत हाल के ऊपर तज्जिया लेंगे, तस्करा करेंगे। जनाब अफगानिस्तान के मामले पर चीन, अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान एक अहम इजलास हुआ जिसमें तालिबान से अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल ना होने, ख़वातीन का जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाने के मुतालबात के हवाले से, जबकि आलमी बरादरी को जोर दिया जाएगा कि वो अफगानिस्तान की मदद करे। इस इजलास में मज़ीद जो एजेंडा रहा या जो एलामिया सामने आया उसके ऊपर बात करने के लिए हमारे पास सीनियर एनालिस्ट मौजूद हैं। बात करेंगे जनाब हामिद मशरकी साहब को, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। हामिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। बताएगा ये जो इजलास हुआ है इसका एजेंडा क्या रहा?
शुक्रिया आपका। देखें, बात यह है कि जिस जल्दबाजी से अमेरिका अफगानिस्तान से गया और उसके बाद की जो सूरत हाल थी, उसके अंदर सबसे अहम बात ये थी कि अफगानिस्तान के जो अवाम है उनका मुस्तकबिल क्या है। अफगानिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत सारी बातें जो हैं वो अब सामने आ रही थी। उसके अंदर सबसे अहम बात ये थी कि वहां पर जो गजाई बहरान जन्म लेता नजर आ रहा है, मुआशी सूरत हाल इंतहाई जो है वो परेशान कुन होती नजर आ रही है, और खित्ते के अंदर अमन के लिए अफगानिस्तान में अमन बहुत जरूरी था। और वहां पर वो जो दौलत इस्लामिया खुरासान की शक्ल में एक बहुत थ्रेट सी सामने आ रही थी, सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए पाकिस्तान, अमेरिका, चाइना और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो इजलास हुआ है इस्लामाबाद में, ये इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसके अंदर दो बातों का बहुत ज्यादा पाकिस्तान की तरफ से और अफगानिस्तान की तरफ से जोर दिया गया, और वो ये था कि आइंदा आने वाले दिनों में जहां अमन और अमान की सूरत हाल का खतरा है, वहां उससे बड़ा खतरा वहां पर भूख और अफलास का है, और बहुत बड़े गजाई बहरान के जन्म लेने का है, जिसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी खुद अक़वाम मुत्तहिदा पर आती है, खुद अमेरिका पर आती है, जिसकी वजह से हजारों लाखों लोगों की जान जाने का खतरा है। उसकी वजह यह है कि आप ये देखें कि वहां पर बैंकों वगैरह में अभी तकरीबन निजाम जो है वो मुअत्तल है, और अमीर से अमीर आदमी भी एक तरह से बिल्कुल गरीब होकर रह गया है, क्योंकि ना तो मुआशी तौर पर उनके हाथ में कोई पैसे हैं या डॉलर। जी, हामिद मशरकी साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? हामिद साहब से दोबारा कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। अहम मामले के ऊपर हामिद साहब अपना तज्जिया, अपना एनालिसिस सामने रख रहे थे। अहम इजलास जनाब हुआ है अफगानिस्तान के मामले पर। चीन, अमेरिका और पाकिस्तान का ये जो एक ट्राइकल प्लस इजलास हुआ, इसमें तालिबान से जनाब अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ ना इस्तेमाल होने के हवाले से जो जोर दिया जाएगा आलमी बरादरी पर, उस हवाले से हामिद साहब। जी हामिद साहब, फरमाइएगा। हेलो, हामिद साहब से दोबारा कोशिश करेंगे बात करने की, और खासकर इस पहलू पर भी बात करने की कोशिश करेंगे कि जो अफगानिस्तान है या जो वहाँ के सरबराह हैं इस वक्त, वो बैनुल-अक़वामी बरादरी के जो मुतालबात हैं उनको मानने में किस कदर संजीदा दिखाई दे रहे हैं, ये भी एक सबसे अहम मुद्दा है। हामिद साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। सर जी 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 जी, मुझे आवाज आ रही है। देखें, बात यह है कि अफगानिस्तान के ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ गई है कि वो बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी करे। खवातीन के हकूक के लिए जो उसने बैनुल-अक़वामी बरादरी से वादे किए दोहा के मुज़ाकरात में, इस्लामाबाद के मुज़ाकरात में, उस पर अमल किया जाए। और साथ साथ ये है कि बैनुल-अक़वामी कवानीन की पासदारी से मुराद ये है कि औरतों को हकूक दिए जाएं, तालीम के मौके दिए जाएं। लेकिन बार बार एक बात की तरफ निशानदही की जा रही है, और वो ये कि अफगानिस्तान में अमन रहने के लिए दुनिया को, आलमी बरादरी को ताउन करना होगा, बजाय ये कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को अकेला छोड़ दिया जाए। इसके ज्यादा बुरे असरात आएंगे एज कम्पेयर टू कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत के साथ। हामिद साहब, आलमी दुनिया कितनी कंसर्न दिखाई दे रही है ना अफगानिस्तान में कि तालीम जो है उससे खवातीन महरूम ना हो, या जो दीगर मसाइल है। किसी को कश्मीर नजर नहीं आता वैसे कभी, उस पर आलमी दुनिया क्यों फिर यकजा नहीं होती है, इकट्ठी नहीं होती है। अब मैं थोड़ा सा कंटेंट से जरा हटकर चली जाऊंगी, लेकिन ये भी जरा दुखती रग है हमारी कि अफगानिस्तान में आप देखें ना किस कदर इंटरेस्ट लिया जा रहा है, इजलास पर इजलास हो रहा है। कभी किसी ने कश्मीर की बात की है इस तरह से? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं नबीहा, और उसकी वजह यह है कि चूंकि कश्मीर के ऊपर सिर्फ 70 साल से मजलूम कश्मीरी खुद अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, और उनको उस तरह की सपोर्ट नहीं मिल रही है, और इससे दुनिया की हिपोक्रेसी सामने आती है कि एक ही मसला जिसके अंदर एक जैसे हालात हों, तब भी दुनिया ने कश्मीर के ऊपर जो है वो पर्दापोशी की हुई है, आंखें बंद की हुई हैं। लेकिन बात यह है कि में अमन के लिए मैं बार बार कहता हूं कि कश्मीर, अफगानिस्तान और इन सब खित्तों के अंदर अमन के लिए इन सब के मसाइल का हल होना जरूरी है, वरना कश्मीर का जो सूरत हाल है वो दुनिया के अमन के लिए खतरा है। बिल्कुल, और ये नुक्ती रग भी है हमारी, इसलिए मैंने इसका जिक्र भी आपसे किया है कि सबको जो है चूंकि वहां से मुफाद नजर आता है, इस वजह से सबका इंटरेस्ट भी इस खत्ते में और अफगानिस्तान में नजर आ रहा है। चूंकि कश्मीर से शायद कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए वहां के हवाले से बात नहीं होती है। सर, मुझे ये बताइएगा, जो अफगान तालिबान हैं वो बैनुल-अक़वामी बरादरी के मुतालबात को संजीदगी से लेते हुए दिखाई दे रहे हैं? मैं आपको ये कहूंगा कि देखें, अभी अफगान तालिबान को मजीद संजीदगी दिखानी पड़ेगी। तालिबान
के अंदर दो चीजें हो रही हैं। एक वो तबका है जो ये हर सूरत चाहता है कि बैनुल अक़वामी बरादरी से ताल्लुकात जो है वो वाबस्ता किए जाएं, लेकिन एक तबका वो भी है जो कि अभी भी कहीं ना कहीं बहुत शिद्दत पसंदी की या इस्लामी कवानीन में बहुत ज्यादा शिद्दत पसंदी की तरफ जाना चाहता है। तो इस हवाले से तालिबान के अंदर भी एक डायलॉग की बहुत सख्त जरूरत है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि वक्त आ गया है कि बैनुल अक़वामी बरादरी, पाकिस्तान, चाइना का सारे मिलकर वहां पर एक तासुर देने की कोशिश करें, और वो ये कि अगर तालिबान बैनुल अक़वामी कवानीन की पाबंदी करेंगे तो ना सिर्फ उनकी हुकूमत को तस्लीम किया जाएगा बल्कि अफगानिस्तान के अवाम की मदद की जाएगी। देखिए, मसला तालिबान का नहीं, मसला अफगानिस्तान के उन 60 मिलियन लोगों का है जिनकी जानें खतरे में है। इसलिए वो बच्चों का खतरा है जो भूख की वजह से कहत का शिकार हो सकते हैं, उन माओं का खतरा है जिनको भूख की वजह से जानें जा सकती हैं। इस हवाले से बैनुल अक़वामी बरादरी को सबसे पहले अफगानिस्तान में मुआशी तौर पर मदद करने की जरूरत है। अफगानिस्तान में आने वाले वज़ाई बहरान से पहले ही सद्देबाब करने की जरूरत है, पाकिस्तान का साथ देने की जरूरत है। अकेला पाकिस्तान या चाइना मिलकर इतना कुछ नहीं कर सकेंगे जब तक यूरोप, अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा खुद इसके अंदर अपनी जो है वो ताउन ना करें और इसके अंदर अफगानिस्तान के अवाम का साथ दें। अफगानिस्तान के अवाम का साथ देने की जरूरत है। इस हवाले से कि जी तालिबान की हुकूमत है और हम नहीं साथ देंगे, इससे कुछ नहीं होगा मां सिवाय ये कि आने वाले दिनों में बदतरीन जानी और माली और ग़ज़ाई बहरान जन्म ले ले। आज का तालिबान जो है वो इस बात पर बहरहाल मुत्तफिक नजर आता है और अभी तक ये सूरत हाल नजर आई है कि उन्होंने उस तरह की कोई सड़कों के ऊपर सजाएं नहीं दी गई या उस तरह के शिद्दत पसंद किस्म के कवानीन नहीं नजर आए जो 1996 में उनकी हुकूमत में आना शुरू हो गए थे। तो इस हवाले से अफगानिस्तान की तालिबान की इस अप्रोच को एप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है सर, भारत का किरदार आप किस तरह से देखते हैं? अभी हाल ही में दिल्ली में अफगान मसले पर इजलास भी तलब किया गया जिसमें रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान का इसको नाम दिया गया और इसमें चीन और पाकिस्तान ने शिरकत नहीं की। इसमें सेंट्रल एशिया के ममालिक और रूस और ईरान ने शिरकत की। भारत का जो किरदार है खासकर अफगानिस्तान के जो सूरत हाल है इस वक्त, उसमें कुछ मस्बत आपको दिखाई दे रहे हैं? नबीहा, मैंने इस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कोई 3-4 इंडिया के चैनल्स पर भी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और मैंने उनको बड़ी वाज़ेह तौर पर दो बातें कही। मैंने कहा ये जो आपने कॉन्फ्रेंस की है जिसमें ना चाइना शामिल है ना अमेरिका शामिल है, अमेरिका भी नहीं शामिल, पाकिस्तान भी नहीं, अफगानिस्तान भी नहीं, तुर्की भी नहीं, तो ये जो कॉन्फ्रेंस है ये दरअसल आपने पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना से ज्यादा कुछ नहीं किया। अमेरिका, भारत का कोई रोल नहीं रह गया अफगानिस्तान में। उसकी कोशिश सिर्फ ये है कि इस तरह मुमालिक को मिलाकर कोई अपना रोल लेने की कोशिश करे, कोई वहां पर दोबारा बेचैनी के सूरत हाल पैदा करे। मैं समझता हूं कि जब तक अफगानिस्तान के अंदर सीरियस कोशिशें में पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका जैसे मुमालिक शामिल नहीं होंगे, वहां पर भारत की इस तरह की कॉन्फ्रेंस से कुछ नहीं होने वाला, ना ही और सर रूस का भी हालिया बयान सामने आया ना कि इंडिया का तालिबान पर कोई असर नहीं है, जिससे इंडिया की अहमियत पर भी सवालिया निशान लग गया। तो काफी वावेला वहां पे भी इंडिया की कोई अहमियत नहीं, बिल्कुल ऐसी इंडिया की कोई अहमियत नहीं रह गई है। अफगानिस्तान के मसले में पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर साबित किया और केजी अमेरिका जो इंडिया था वो सिर्फ वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग के तौर पर अफगानिस्तान को इस्तेमाल करता था। अफगानिस्तान के अवाम से इंडिया को कोई हमदर्दी नहीं, ना उनको कोई उनसे सरोकार है। वो सिर्फ अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करते थे जिसको पाकिस्तान ने बखूबी निपटा है और इंडिया को अफगानिस्तान से निकाल बाहर किया है। और अफगानिस्तान में अब इस हवाले से अमन है और इंडिया की भरपूर कोशिश है कि उसको किसी न किसी तरह सर घुसाने की जगह दी जाए जिसकी पाकिस्तान किसी सूरत इजाजत नहीं देगा। और इंडिया इस तरह की कॉन्फ्रेंसें करके ना तो कोई आलमी तवज्जो हासिल कर सका, ना ही कोई पायदार हल की तरफ कोई किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि इंडिया ने अफगानिस्तान में पिछले 30 साल से सिर्फ नेगेटिव किरदार अदा किया है। थैंक यू सो मच हामिद साहब, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम के लिए। बात तो ये है कि यहाँ पर इस वक्त जो इतनी सारी बातें हो रही हैं कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ को जो है महफूज किया जाए, दहशतगर्दी के लिए सरजमीन को इस्तेमाल ना होने दिया जाए, लेकिन यहाँ पर एक इट्स बिग क्वेश्चन मार्क ये भी है कि जो इस वक्त अफगानिस्तान की जो मुआशी बिगड़ती हुई सूरत हाल है और जो मुआशी बहरान है उसको हल करने के लिए अभी मगरबी दुनिया बिल्कुल हाथ आगे नहीं बढ़ा रही, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी बार बार जो है इस की अहमियत पर जोर दिया और पैगाम भी इससे जारी किए हैं। प्रोग्राम में लेंगे वक्फा, वक्फे के बाद होंगे हाजिर, प्रोग्राम को बढ़ाएंगे आगे, साथ रहिएगा। Pakistan,
वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं और बड़ी गेम, बड़ा मुकाबला और बड़ी परफॉर्मेंस। जी म्यूजिक थोड़ा सा जरा लाउड करें, जरा मुझे मेरी ऑडियंस के साथ जरा बात करने दीजिए। तो जनाब पाकिस्तान की अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए और इस पूरे टूर्नामेंट की बात की जाए तो हमें पता होगा कि पाकिस्तानी टीम जब इस टूर्नामेंट में आ रही थी तो कितना तनकीद का सामना करना पड़ा हमारी टीम को। इवन जो आईसीसी का जो टीजर था उसमें भी हमें कहीं पर पाकिस्तानी टीम नहीं दिखाई जा रही थी, कोई अहमियत हासिल नहीं थी। इन सब सर्कमस्टांसेस में दुनिया के जो मुख्तलिफ प्लेयर्स थे, इंग्लैंड का दौरा मंसूख कर देना, न्यूजीलैंड का यहाँ पर आकर चले जाना, बड़े बड़े प्लेयर्स की जानिब से दुनिया भर में बातें हुई। टीम ने अपनी परफॉर्मेंस से ये बात साबित की कि हम दुनिया की किसी भी बड़ी टीम से हरगिज कम नहीं है। और इस बात का फैसला उसी दिन हो गया था जब हमने वर्ल्ड कप T20 के पहले मार्के में पहले मैच में भारत जैसी टीम को 10 विकेटों से शिकस्त दी। वेल डन टीम पाकिस्तान। जब हमने न्यूजीलैंड जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को शिकस्त दी, जो पाकिस्तान एन वक्त पर आकर एन मौके पर भागे, वेल डन टीम पाकिस्तान। उसके बाद मुसलसल फतूहात और इतना अमेजिंग प्ले करना और कल के मार्के में भी ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देना। दो के एक अच्छा स्कोर था, अच्छी बैटिंग थी, लेकिन शायद किस्मत में ऐसा ही था। लेकिन पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत आउट क्लास रही पूरे टूर्नामेंट में। पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तानी प्लेयर्स, हमारे खिलाड़ियों की, उनकी परफॉर्मेंस की चर्चा है और पाकिस्तानी क्रिकेट को अब अहमियत दी जा रही है जो कि इस टूर्नामेंट से पहले कहीं नहीं दी जा रही थी। बहरहाल बात करेंगे हम कल के मैच के हवाले से। हमारे साथ जनाब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं, हाफिज मोहम्मद इमरान साहब, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों को और टीम मैनेजमेंट को, जितने भी लोग इस सारे अमल में शामिल थे, जो पाकिस्तान से गए और इस वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप में शिरकत की, हर वो शख्स जो इस अमल का हिस्सा था वो मुबारकबाद का मुस्तहक है कि कोई तनकीद भी नहीं पर होती। जहाँ तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि पाकिस्तान ने, जैसे आपने अभी अपनी गुफ्तगू में फरमाया है कि मुश्किल हालात के बावजूद पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। यहाँ से जब जा रहे थे तो कोई ये तवक्को नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान 5 मुसलसल मैचेस जीतेगा, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ इतनी आसानी से कामयाबी हासिल करेगा, एक तरफा मुकाबले को बनाकर कामयाबी हासिल करेगा और फिर न्यूजीलैंड को भी शिकस्त देगा। तो ये दोनों चीज़ें पाकिस्तान के क्रिकेट में ऐसी हुई हैं जिसकी तो कोई बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर रहा था। सेमीफाइनल में जाने की लोगों को तवक्को थी, लेकिन ये तवक्को हरगिज नहीं थी कि पाकिस्तान 5 मुसलसल मैचेस जीतेगा। 5 मुसलसल मैचेस जीतने के बाद जब आप सेमीफाइनल में गए हैं तो सेमीफाइनल में भी पाकिस्तान ने तो बुरी क्रिकेट ही खेली है। पाकिस्तान की कल सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से ग्राउंड फील्डिंग ज्यादा अच्छी। आज सब के सब आपको हर जगह पर हसन अली का एक कैच नजर आएगा जिसके ऊपर तनकीद हो रही होगी, लोग उनका मजाक बना रहे होंगे, उनके ऊपर कहीं ना कहीं तस्दीक में जुमले भी कहे जा रहे होंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 3 कैचेस छोड़े, उनके बेहतरीन फील्डर्स ने पाकिस्तान के कैचेस छोड़े। डेविड वार्नर ने कैच छोड़ा, फिर उनका आउट जो हुआ, जिस तरीके से वो आउट नहीं थे वो चले गए, आउट हुए, बिल्कुल ठीक है। फखर जमान का कैच स्टीव स्मिथ ने छोड़ा, एक कैच एडम जैम्पा ने छोड़ा, उनके बेहतरीन बॉलर मिचेल स्टार्क की पिटाई की फखर जमान ने। देखिए वो सारी चीज़ें जो उसमें अच्छी हुई पाकिस्तान के नुक्ता निगाह से कि पाकिस्तान ने बेहतर क्रिकेट खेली है, लेकिन हर मरतबा एक ही टीम नहीं जीता करती है। हर मरतबा पाकिस्तान जीतने के लिए मैदान में नहीं आता है, दूसरी भी टीमें उतनी ही तैयारी के साथ, उससे बेहतर हो सकता है तैयारी के साथ, उससे बेहतर खिलाड़ियों के साथ मैदान में आ सकती हैं, उससे बेहतर हिकमत अमली इख्तियार कर सकती हैं। तो कल के मैच में उस एक कैच को अगर एक तरफ रख दिया जाए तो पाकिस्तान ने न सिर्फ कल का मैच बल्कि पूरे टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। हसन अली के कैच को बुनियाद बनाकर उनकी कारकर्दगी पर था, उनकी कारकर्दगी के ऊपर याद रखें कि बेन स्टोक्स को 4 छक्के लगाए थे ब्रैथवेट ने 2016 के वर्ल्ड कप के फाइनल में और इंग्लैंड वर्ल्ड कप हार गया। 6 छक्के क्रिस ब्रॉड को लगे, लेकिन दोनों क्रिकेटर्स को आज आप देखें कि क्रिस ब्रॉड कैसी क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी विकेट टेस्ट क्रिकेट में देखें, उनके परफॉर्मेंसेज इंग्लैंड के लिए देखें। बेन स्टोक्स दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर माने जाते हैं। इसी हसन अली ने पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में कितने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया और गुज़िश्ता एक बार से मुसलसल उम्दा क्रिकेट खेल रहे थे। पाकिस्तान की मजमूई तौर पर कारकर्दगी तसल्ली बख्श है। टीम बड़े अच्छे तरीके से, बड़े बेहतरीन, बहुत अच्छी रही। और जो मैथ्यू वेट का जो कैच ड्रॉप किया गया हसन अली की जानिब से, अगर वो कैच ले लेते उस टाइम फॉर एग्जांपल, तो हमें बीइंग अ पाकिस्तानी नेशन मेरे ख्याल से एक बार ये सोचने की भी जरूरत है, तो क्या वेट अपने आप को कभी माफ कर सकते? तो हसन अली के लिए सिर्फ एक मैं समझती हूँ कि वो एक बैड लक था, एक बुरा दिन था। हमारी टीम ने जिस तरह से परफॉर्म किया, मेरे ख्याल से कि हमें ये बात याद रखने की बेहद जरूरत है, बजाय इसके कि हम हसन अली को मुसलसल
क्रिटिसाइज करते रहें और हार और जीत होती रहती है, मैच का हिस्सा होती है, स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए। और हमने देखा कि जब हसन अली ने वो कैच ड्रॉप किया तो किस तरीके से शोएब मलिक उनके पास पहुंचे, उनको थपकी दी, उनको अप्रिशिएट किया। काफ़ी अंडर प्रेशर वो आ चुके थे और मेरे ख्याल से मच अप्रिसिएशन फॉर शोएब मलिक कि उन्होंने टीम में उस वक्त उनको उस प्रेशर से आउट करने की कोशिश भी की। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर वो विल थी, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा फाइट किया, टारगेट भी जो दिया वो भी एक अच्छा टारगेट था। इंग्लैंड जो कि इस टूर्नामेंट की फेवरेट टीम कंसिडर की जा रही थी, पाकिस्तान ने उससे भी अच्छा टारगेट दिया टीम ऑस्ट्रेलिया को। इमरान, बिल्कुल आप बजा फरमा रही हैं। देखिए मैथ्यू वेड का जो कैच है, शोएब मलिक ने जिस तरह आपने हवाला दिया है, शोएब मलिक ने इसलिए ये सारी चीजें की उस वक्त क्योंकि मैच बाकी था और वो बड़े हॉट जोन में फील्डिंग कर रहे थे हसन अली। दोबारा भी मैथ्यू वेड का बॉल उनके पास जा सकता था। तो जब खिलाड़ी हौसला अफजाई के लिए आता है तो कम से कम एक उसको एक सेकंड थॉट जरूर आता है कि बॉल मेरे पास आ सकता है, मैंने दोबारा अगर आता है तो उसको कैच करना है। अब मैथ्यू वेड की जो इनिंग्स है, जब उनका कैच ड्रॉप हुआ है उसके बाद वो प्लान बी पे गए हैं। मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने उसके बाद उनको फोर्स करने की बजाय, इशू को उन्होंने उसको ताकत के साथ बॉल को बाहर भेजने की बजाय शाहीन अफरीदी को बॉल को कनेक्ट किया कि उनके पेस को इस्तेमाल करते हुए, और जो बॉल बुरे नहीं किए थे शाहीन अफरीदी ने। मैथ्यू वेड ओवर का देखने वाला था जब शाहीन अफरीदी आए और पहली विकेट जब ली, वहीं पे टीम को अंडर प्रेशर कर चुके थे। बिल्कुल किया। आप देखिए उन्होंने अनप्लेबल किया दुनिया के बेहतरीन बैट्समैनों को, भले वो केएल राहुल हो, और बेहतरीन गेंदबाजी किसी फास्ट बॉलर ने नहीं की। कल मैथ्यू वेड ने जो उनका 19वां ओवर था शाहीन का, उसमें उन्होंने शाहीन की गेंदबाजी को ज्यादा बेहतर अंदाज में उसका सामना करते हुए अपनी टीम के लिए मैच जीता है। एक मैच के नतीजे के बाद आप ये नहीं कह सकते इमरान आप देखिए कल के मैच में जो बाउंसर हिट किया रिजवान को, उनका फेस, उनको इंजरी हो चुकी थी, फेस पे स्वेलिंग वाज़े तौर पर देखी जा सकती थी। उस कंडीशन में उन्होंने प्ले किया, 67 रन की इनिंग्स उन्होंने प्ले की और विकेट कीपिंग भी उन्होंने बहुत शानदार की। सो वेल डन। देखें ये इस टीम से और क्या तवक्को कर सकते हैं कि आप कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वो उसको कहा जाता है ना कि फ्रॉम नोवेयर टू एवरीवेयर। तो पाकिस्तान की टीम इस बुनियाद इस चीज के ऊपर पूरा उतरती है कि कोई ये तवक्को नहीं कर रहा था कि इतनी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। मोहम्मद रिजवान, लोग यहाँ पर पाकिस्तान में उनके ऊपर तनकीद करते हैं, जी स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं है, ये स्लो खेलते हैं। बंदा खुदा है, उसके सबसे ज्यादा रन उसने बना दिए हैं पूरे वर्ल्ड कप में और जिस पूरे साल में, और जिस तरह से छक्के उनको उन्होंने लगाए हैं, मेरे ख्याल 11 के छक्के उन्होंने लगा दिए हैं, ज्यादा छक्के लगाने वालों की फहरिस्त में भी हैं। तो जिस तरह से कल बॉल लगने के बाद उन्होंने बैटिंग की, फिर कीपिंग भी की है, तो ये जोश और जज्बा और लगन और जिस तरह से बेहतरीन अंदाज में वो पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। हमें इसको अपनी क्रिकेट की बेहतरी के लिए, क्रिकेट के फरोग के लिए और इसी बैटिंग टैलेंट को, इसी बैटिंग कल्चर को आगे लेके जाना चाहिए ताकि हमारी करेक्ट क्रिकेट की तरफ हमारी नौजवान नस्ल वापस आए। और पाकिस्तान जैसे टूर्नामेंट में एंटर हुआ था, जब यहाँ पर पहुंचे थे, जो पाकिस्तान इमेज हमारी क्रिकेट टीम जो लेकर आई थी और जिस इमेज के साथ वापस लौट रहे हैं, मेरे ख्याल से इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, कल के मैच की अगर बात की जाए, बाबर आजम के जो डिसीजन थे वो कितने अमेजिंग, कितने जबरदस्त साबित हुए कल के मैच के हवाले से। देखिए जो वो बेस्ट कर सकते थे ना, जो बेहतरीन कर सकते थे, उन्होंने किया। देखिए उन्होंने अपने बॉलर्स के ओवर बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया अपने बॉलर्स। जहां पर विकेट गिरा वहां पर वो इमाद को भी लेके आए। शादाब खान को जब उन्होंने इस्तेमाल किया, हर मौके पर उन्होंने उनके लिए काम किया। शाहीन ने शुरू में पाकिस्तान के लिए विकेट्स लिए, फिर दरमियान में भी जहां जहां पर जो वो कर सकते थे एज कैप्टन, जो उनके पास वसाइल थे। देखिए उन्होंने हफीज को भी बॉलिंग करवाई, अपने सारे बॉलर्स को इस्तेमाल किया, फील्ड प्लेसिंग अच्छा था, आप पाकिस्तान की ग्राउंड फील्डिंग अच्छी थी। कप्तान जो कर सकता था उन्होंने किया। एक चीज जरूर है, क्योंकि उनके लिए ये पहला मौका था कि आईसीसी की इवेंट में वो इतनी बड़ी स्टेज के ऊपर इतनी पैनिक सिचुएशन में पहली मरतबा से गए हैं, तो थोड़ा सा उनका जो चेहरे से तासुरात थे वो नुमायां हो रहे थे और वो बढ़ रहे थे। मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में उनको इस तरफ से जरूर तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि कप्तान अगर पैनिक होता है या वो खिलाड़ियों के साथ उसका गुस्से वाला इजहार ज्यादा होता है, तो बड़े मैचेस में जो दबाव वाली सूरत-ए-हाल होती है, कैप्टनसी में बहुत अच्छे डिसीजन की गए, टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करती रही, बहुत स्ट्रांग दिखाई देती रही और अंडर प्रेशर किसी भी मौके पर टीम या हमें हमारा कोई भी प्लेयर
थ्रू आउट द टूर्नामेंट मैंने जितने भी सारे मैचेस मैंने ऑलमोस्ट मैंने फॉलो किए हैं, मुझे हमारी टीम का कोई भी प्लेयर उस तरह से अंडर प्रेशर दिखाई नहीं दिया। अच्छा, इस सारे टूर्नामेंट और खासकर कल के मैच के हवाले से हम शादाब खान की विकेटों के बारे में कैसे भूल सकते हैं? 4 विकेट उन्होंने हासिल की और गालिबन 26 रन दिए सिर्फ, तो बहुत अच्छा प्ले किया उन्होंने। देखिए में एक और बड़ी दिलचस्प बात है जो कि यकीनी तौर पर उसके ऊपर बात की जानी चाहिए। शादाब खान भी इस टूर्नामेंट से पहले उनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी और उनकी सिलेक्शन के ऊपर भी सवालात होते थे, लेकिन लोग ये भी कह रहे थे कि वो पाकिस्तान के मैच विनर है, वो अपने फॉर्म में आएंगे तो पाकिस्तान के लिए मैच जीतेंगे। आप देखें, पाकिस्तान ने 6 मैचेस खेले हैं, 5 जीते हैं और 5 मैचेस में हर मैच में एक मुख्तलिफ मैन ऑफ द मैच हुआ है। इसका मतलब यह है कि आपकी टीम में मैच विनर्स मौजूद थे। आसिफ अली, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, शोएब मलिक, ठीक है, इस तरह से हर मैच में एक नया पाकिस्तान को मैन ऑफ द मैच मिला और ये खुश आइंदा पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए कि कम से कम T20 क्रिकेट में हमारे पास मैच विनर्स मौजूद हैं। इस वर्ल्ड कप के लिए जो अच्छी चीजें हैं, शादाब खान की फॉर्म है, हम उनके बैकअप के साथ लेकर के चलना है। सिलेक्शन के हवाले से जितनी चीजें पाकिस्तान में नामुनासिब अंदाज में जेर बहस आती हैं, सिलेक्शन कमेटी को भी अपने आप को जरूर कप्तान की राय को अहमियत देने की जरूरत है और वो खिलाड़ी जो कि किसी के लिए गैर जरूरी तौर पर रास्ता बनाने की जरूरत नहीं है और किसी के लिए गैर जरूरी तौर पर रास्ता रोकने की जरूरत नहीं है। इस वर्ल्ड कप की जो मस्बत चीजें हैं उनको पाकिस्तान के क्रिकेट के ऊपर नजर आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए और आएगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह आइंदा भी जो है वो शाइन करेगा। थैंक यू सो मच हाफिज मोहम्मद इमरान साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और जाने से पहले ये सेगमेंट चमकदार सितारे की तरह जगमगाता रहा अमारात के मैदान में और पाकिस्तान ने इस टूर्नामेंट में रंग भरे। जितनी शानदार कारकर्दगी रही, मैंने समझती कि ये जो टूर्नामेंट है वो पाकिस्तान के बिना मुकम्मल हो सकता था और पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर से साबित किया कि हमारी टीम जो है वो दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक टीम है। ब्रेक पे जा रही है, हेडलाइन ब्रेक्स के बाद वापस आएंगे, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक मरतबा फिर से कहते हैं खुशामदीद, खासकर जिन लोगों ने हमें अभी अभी प्रोग्राम के इस हिस्से में ज्वाइन किया है। जनाब, अगर हम हमारे मुल्क के पाकिस्तान के टैलेंट की बात करें तो पाकिस्तान में यकीनी तौर पर चाहे कोई भी फील्ड हो, हम अक्सर म्यूज़िक की बात करते हैं, इंडस्ट्री की बात करते हैं या राइटर्स की बात करते हैं, बल्कि कई दफ़ा जब आपके नन्हे बच्चों से भी मुलाकात करवाते हैं तो बड़ी खुशी महसूस होती है कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है, जो अपकमिंग जनरेशन है वो इतनी टैलेंटेड है। तो जनाब, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो आज हम प्रोग्राम में जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं, ये भी पाकिस्तान का यंग टैलेंट है, अमेरिका से ये पढ़कर आए हैं और राइटर भी हैं जनाब, पॉलिटिकल थिंकर भी हैं और अभी रिसेंटली इनकी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है द व्हाइट लाई। हमारे साथ जनाब मौजूद हैं जनाब आदिल, इज अ बुक राइटर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? वेरी गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सो जी, अपनी फर्स्ट पब्लिश बुक के बारे में जरा थोड़ा सा हमें बताइएगा। इसका नाम है जी द व्हाइट लाई। ये एक डिस्टोपियन फिक्शन नॉवल है। डिस्टोपिया की उर्दू में कोई तर्जुमा इसका है नहीं क्योंकि वेस्टर्न फिलॉसफी का एक तस्वुर है, लेकिन डिस्टोपिया और यूटोपिया दो एक्सट्रीम्स होते हैं। डिस्टोपिया के नजर हालात ख़राब होते हैं, यूटोपिया में एक आइडियल दुनिया होती है। तो ये एक फिक्शनल रिपब्लिक है, इसका नाम है प्रिटोरिया। उसके अंदर 2036 में प्रिटोरिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, इनका नाम शाहजैन मक्सी है, उनके एक राइट हैंड मैन है। वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करा रहे हैं एक शहर में, इसका नाम हलौर है। तो वो करते हुए उनको काफ़ी रुकावटों का सामना करना पड़ता है, उनमें से एक को मोहब्बत भी हो जाती है, काफ़ी डिफरेंट डायनामिक्स एट प्ले। तो मुख्तसर सी किताब है, लोग लंबी किताबें पढ़ते हैं कम है। तो हमें जरा बताएगा कि इस बुक का नाम तब्दील करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ऐसा क्या हुआ? इससे और पहला क्या नाम था, हम वो भी जानना चाहेंगे। इसका नाम पहले था तल्ख, अच्छा, जो जाहिर है एक उर्दू का लफ्ज़ है और इस किताब में काफ़ी तल्ख हकीकतें हैं। अच्छा, लेकिन मेरे पब्लिशर दास्तान ने कहा कि आप इसका नाम द व्हाइट लाई कर दें ताकि ज़रा ग्लोबल मार्केट को अपील किया इसके। अच्छा। तो इसकी ये वजह है, वरना मैं सेंसरशिप में बिलीव नहीं करता। अच्छा, तो जनाब कहानी के किरदार के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा और थोड़ी सी कंट्रोवर्सी भी क्या कोई जनरेट हुई है? कंट्रोवर्सी जुगत की हद तक जुगतें लगती रहती हैं, उससे अल्लाह का करम, उससे आगे बात नहीं बढ़ी। लेकिन जहाँ तक कंट्रोवर्सी का ताल्लुक है, ऑन अ सीरियस नोट, आई थिंक काफ़ी एक इसको पॉलिटिकल थ्रिलर भी कह सकते हैं। तो व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिक्स, ऑब्वियसली एक अदम बर्दाश्त का एक मसला हमारे माशरे में और दुनिया के सारे माशरों में एक है। तो उसके बारे में थोड़ी बात है, उम्मीद है लोग पढ़ेंगे और जानेंगे और उनके सोच के दामन वसी होंगे उसके बाद। अच्छा जनाब, यूजुअली ऐसा होता है कि अक्सर पुराने जो इंग्लिश नॉवेल्स होते हैं उनको भी उठाया जाता है या जो हमारे नॉवेल्स हैं उनको लिया जाता है और फिर उसके ऊपर एक सीरियल या मूवी बना दी जाती है। इस हवाले से आप क्या ओपिनियन है? देखिए, अल्लाह करे ये सीरियल मूवी बन जाए।
बहुत मुश्किल है पाकिस्तान। हाँ जी, इन पाकिस्तान वो आप मेरे से बेहतर समझती हैं क्यों है, क्योंकि खवातीन और जो हमारी सोसाइटी के जो दूसरे जो इश्यूज हैं, घरेलू जो मामला है, सास बहू के मामला है, उससे बाहर निकलेंगे तो फिर जरा इस बुक का क्या कह सकते हैं, इसमें बात आगे बढ़नी चाहिए। और अब देखिए होना चाहिए ना, Z5 जो है इंडिया का प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल उस पे पाकिस्तानी डायरेक्टर्स और एक्ट्रेसेस कंटेंट बिल्कुल हो रहे हैं। हाँ जी, तो ये बड़े अफसोस की बात है। हम न्यूज़ वालों को चाहिए कि इस पे काम किया जाए, बाकी चैनलों को भी चाहिए कि हमारे ड्रामा, हमारी फिल्में ऐसी अब आपको लगता है इट्स राइट टाइम कि अब तब्दीली थोड़ी सी आनी चाहिए, सिर्फ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में नहीं बल्कि हमारी जरा टीवी इंडस्ट्री में भी और इसमें भी कुछ अच्छी चीजें भी होनी चाहिए। डोमेस्टिक इश्यूज पे बहुत ड्रामे बनते हैं, आई थिंक उससे बढ़ के ही बात आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन अफसोस है नहीं बढ़ी, उम्मीद है बढ़ेगी। अच्छा, तो अमेरिका लोग यूजुअली यहाँ से जाते हैं वहाँ पर पढ़ने के लिए और उसके बाद वापस नहीं आते हैं। आप माशाल्लाह वहाँ से अपनी स्टडीज कंप्लीट करके आप पाकिस्तान आए हैं एंड यू आर वर्किंग वेल। सो क्या इरादे हैं, पाकिस्तान में ही रहना है या वापस जाना है? देखिए 7 साल मैंने अमेरिका में गुजारे, 7 साल आप कहीं भी गुजारेंगे तो आपका दिल वहाँ लग जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली आई वाज रेज्ड इन पाकिस्तान, आई वाज बोर्न इन द यूके, देन आई वाज रेज्ड इन पाकिस्तान, तो मैं काफ़ी ऑल्टरनेट करता रहा हूँ बिटवीन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज। लेकिन वतन पाकिस्तान ही है, कोशिश यही रहती है कि इसकी बेहतरी हो, और कल के मैच के बाद ऐसे बड़ा दुख तो है। इसकी अच्छा इसकी बेहतरी हो, इंशाल्लाह इसकी बेहतरी होगी जब आप जैसे जो नौजवान हैं जो बाहर से पढ़कर न्यू आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट्स लेकर पाकिस्तान आएंगे, तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो फ्यूचर यकीनी तौर पर अच्छा होगा। क्या ऑब्जर्व किया आपने 7 साल आप वहाँ पर रहे, हमें कहाँ पर जो है वो तब्दीली की ज़रूरत है, कहाँ पर हम थोड़ा सा ख़राब जा रहे हैं, कहाँ पर बेहतर आइडियाज़ पर काम हो सकता है? आई थिंक ये यहाँ बहुत ट्रेंड है पाकिस्तान के बारे में बुरा भला कहना, लेकिन हमें ये एहसास नहीं होता कि अभी ये सिर्फ हमारे आवर ग्रैंड पेरेंट्स ओल्डर इन द कंट्री। अमेरिका 1776 में आज़ाद हुआ, उसके बाद बहुत से साल लगे सियाह फाम अशखास को वोट मिलने में, औरतों को वोट का हक मिलने में। तो आहिस्ता आहिस्ता बात आगे बढ़ेगी, उम्मीद है कि जो साहिब इक़्तिदार हैं उस तरफ। तो जनाब राइटिंग के अलावा और क्या क्या शौक रखते हैं? जी डे जॉब मेरी, आई वर्क इन ह्यूमन राइट्स लॉ। अच्छा। उसके अलावा आई मेक रैप म्यूजिक एज वेल, एंड सहाफ़त मैं 2015 से कर रहा हूँ, तो ज़्यादा मेरा फोकस लिखाई पे ही है। इट्स समथिंग आई रियली एंजॉय, और उम्मीद यही है कि इसको आगे कुछ ना कुछ बनाया जाए। बाकी 2023 में इंशाल्लाह अगली किताब आएगी, वो भी आपके पास आके शेयर करेंगे। तो सहाफ़त में इंटरेस्ट है और राइटिंग भी, आपकी जो बुक है वो उसके बारे में भी आप बता रहे थे। पाकिस्तान में कौन आपका मन पसंदीदा या फेवरेट, अगर मैं पूछूं सहाफ़ी कौन है? तो बाबर सत्तार साहब मुझे बहुत पसंद थे, फिर वो हाई कोर्ट के जज बन गए। अयाज अमीर साहब अच्छा लिखते हैं, हसन निसार साहब भी इज समवन आई लाइक। उसके अलावा आई डू फील शाहज़ेब खानज़ादा डज़ अ वेरी गुड जॉब। अच्छा, अब इस तरह से हमारा जो प्रिंट मीडिया है और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत फ़र्क आ जाता है ओपिनियन में भी और थोड़ा सा, तो अब आपको लगता है कि अच्छी सहाफ़त हो रही है इन पाकिस्तान? जी जी बिल्कुल। बड़ा क्रिटिसाइज भी क्योंकि किया जाता है, तो व्हाट इज योर ओपिनियन? देखिए व्हेन यू पुट योरसेल्फ आउट देयर, तो यू हैव टू बी ओपन टू क्रिटिसिज्म, एंड क्रिटिसिज्म इज वैलिड एज लॉन्ग एज इट्स कंस्ट्रक्टिव। लेकिन ऑब्वियसली सहाफ़त के अंदर भी बहुत से शेड्स हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं। तो सियासतदान आपको कौन पसंद है? सियासतदान मुझे कोई पसंद नहीं। कोई पसंद नहीं? ऐसा क्यों? मैं इतना डिसअपॉइंट, इतना डिसहार्टेड। मुझे मुल्क पसंद है, सियासतदान इसका नहीं पसंद। हाँ, तो कौन आएगा, कौन ठीक करेगा? अल्लाह के साथ भरोसा रखते हैं। अल्लाह पे ठीक है, जो अल्लाह को मंजूर होगा। नहीं, फिर भी अब जिस तरह से आप यू आर इनटू जर्नलिज्म, तो थोड़ा सा तो कहीं पर आपको लगता है ना कि बेहतर सियासत किसकी रही माजी में, या किसकी हो सकती है, या किसको आगे मजीद चांस मिलना चाहिए? तो ऐसा भी तो सियासत सबकी एक सी ही है, या अभी आप थोड़े से अपने कमेंट्स रिजर्व रखना चाह रहे हैं? नहीं, लेकिन मैं सियासी तज्जिया करने, मैं किताब के बारे में बात करने आया था। लेकिन अगर आप सियासी तज्जिया मांग रही हैं तो मेरा ये है कि मैं आई एम अ बिग बिलीवर इन डेमोक्रेसी एंड आई होप इट फ्लरिशेस। तो किताब के बारे में चले बात कर लेते हैं आगे मजीद। अभी तो आपकी फर्स्ट पब्लिश तो भी हो चुकी है, इसके बाद और क्या लिखने का इरादा है? इसके बाद शुरू कर लिया हुआ है इसके ऊपर? हाँ जी, दूसरी किताब शुरू कर दी हुई है। ये जरा पॉलिटिकल थ्रिलर था, वो जरा एक कमिंग ऑफ एज टाइप स्टोरी है। अच्छा। जिसके अंदर एक बच्चा है हु इज गोइंग थ्रू डोमेस्टिक ट्रबल। अच्छा। एंड उसकी जर्नी थोड़ी सी चार्ट की जाती है एंड हाउ ही एंड्स अप समवेयर व्हिच इज। तो इस पर कंटेंट अभी आप तैयार कर चुके हैं, कर रहे हैं? अभी ये कब पब्लिश होगी? ये इंशाल्लाह इलेक्शन के आसपास ही करूंगा। इलेक्शन के आसपास करेंगे, यानी कि बड़ा धमाका होने वाला है? उस साल काफी धमाके होंगे, देखते हैं क्या होता है। अच्छा, कुछ थोड़ा सा टीजर या कोई हिंट देंगे हमें वैसे किताब के बारे में? हाँ।
उसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज एक काफी मरकजी थीम है। अच्छा, क्योंकि समथिंग किसी शख्सियत के या ओवरऑल? नहीं, एक बच्चा है उस किताब में। अच्छा, ठीक है, going through a lot। और obviously मेरे on a serious note मैं महसूस करता हूँ कि पाकिस्तान में इस बारे में ज़्यादा बात नहीं होती जो ये करनी चाहिए, कि जो दिमागी मरीज हैं या जो मेंटल हेल्थ इश्यूज सफ़र कर रहे हैं उनके बारे में भी बात की जाए, उनके एहसासात और जज्बात को समझा जाए। तो लिखने की वजह ये है, but I hope it will be an interesting read as well, like this one is। अच्छा, तो नहीं, इलेक्शन से पहले आपने क्यों बोला कि वो पब्लिश होगी? 2023 मैंने ज़हन में रखा है, मुझे ख्याल आया कि गालिबन उस साल। इलेक्शन का तो कोई ताल्लुक नहीं होगा ना उससे? नहीं, कतई नहीं। किसी सियासी शख्सियत का तो कोई ताल्लुक नहीं होगा ना उससे, हरगिज़ नहीं होगा। अच्छा, ठीक है जनाब, बेस्ट विशेस आपके लिए जनाब, थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके जनाब। इसके साथ ही हम प्रोग्राम मिलेंगे, एक छोटा सा ब्रेक, एक वक्फे के जाने बढ़ेंगे, फिर हाजिर होते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से कहते हैं खुशामदीद। और जब भी हम अपने बच्चों के फ्यूचर का जिक्र करते हैं या हम सोचते हैं कि ये इस माशरे के या सोसाइटी के एक महज़ब इंसान बने, तो हम हमेशा उनकी तालीम पर, उनकी एजुकेशन पर फोकस करते हैं। हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम अपनी औलाद को बेस्ट से बेस्ट स्कूल, बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी और अच्छी और बेहतरीन तालीम फराहम करें, और हर माँ बाप इस हवाले से एफर्ट भी करता है। लेकिन तालीम के साथ जो एक लफ्ज़ जुड़ता है वो है तरबियत का। और हम हमारे बचपन में और अभी भी हमेशा सुनते हैं कि तालीम और तरबियत की इंसान को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो तालीम और तरबियत है वो इंसान में शऊर पैदा करती है, जो कि एक माशरे के लिए बहुत ज़रूरी है, उसकी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम आजकल ऐसा देखते हैं कि लोग तालीम याफ्ता तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ उनकी तरबियत का शायद फुकदान है, टॉलरेंस नहीं है लोगों में, और उनके पास बिल्कुल तरबियत नहीं है। इसका मुजाहिरा तो खुलेआम अक्सर हमारी सड़कों पर भी हो रहा होता है। तो हम जरा इसी के ऊपर बात करेंगे जनाब। हमारे साथ जो स्कॉलर मौजूद है, मुगीरा इज एन इस्लामिक स्कॉलर, उनसे हम जरा गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से। मुगीरा, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। अब कितना ज़रूरी है कि हम अपनी बच्चों की एजुकेशन, तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत पर भी फोकस करें? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर फॉर कॉलिंग मी टू द शो। मैं स्टार्ट करने से पहले, अहमियत बताने से पहले, आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट कि मैं थोड़ी सी हिस्ट्री की कुछ बात करना चाहता हूँ, एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ तमाम ऑडियंस के साथ, और वो है वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के कॉन्टेक्स्ट में हम सबको पता है जैसे कि जो नाज़ी जर्मनी थे उन्होंने ज्यूज का कत्लेआम किया, और जो ज्यूस को यानी अदाद शुमार के मुताबिक अगर हम देखें, वैसे तो इसमें बहुत सी फिगर्स हैं, इसमें बहुत सी डिस्कशंस भी हैं और डिबेट्स भी हैं इस हवाले से, लेकिन ओवरऑल जो नॉर्मली फिगर कोट की जाती है, अराउंड 6 मिलियन ज्यूज वर एक्सटरमिनेटेड, यानी उनको कत्लेआम किया गया, गैस चेम्बर्स में उनको मारा गया, उन पे एक्सपेरिमेंटेशन की गई। और ये जाहिर है एक इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा सानेहा था, और बहुत से लोग जो थे इसके बारे में जाहिर है उन्होंने लिखा भी बाद में। यहाँ पे मैं खास तौर पे कोट करना चाहता हूँ कुछ एजुकेशनिस्ट को, जिन्होंने इस इवेंट के बाद कुछ इस हवाले से अपने कंसर्न्स पेश किए, और वो कंसर्न्स ये थे, एजुकेशन के हवाले से वो कंसर्न्स ये थे, उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया और ये सवाल उठाया कि अनफॉर्चुनेटली इस पूरे ये जो कत्लेआम हुआ, ये एक्सटर्मिनेशन हुआ, ये मैस आप समझ ले जीनोसाइड हुआ ज्यूज का, इसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे, यानी किन लोगों ने ये मैस मर्डर को फैसिलिटेट किया। तो अनफॉर्चुनेटली जो हैरान कुन बात है वो ये थी कि इन सब को मारने में या कत्ल करने में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो था वो डॉक्टर्स का था या फिजिशियंस का था, यानी एजुकेटेड क्लास का था। टू द एक्सटेंट आप हैरान होंगे कि देयर वाज अ पर्सन बाय द नेम जोसेफ मेंडेले, और ये नाज़ी जर्मनी को इसने ज्वाइन किया, और ही वाज अ डॉक्टर और फिलोसोफर, और इसने हर किस्म के एक्सपेरिमेंट्स किए ह्यूमन बींग्स के ऊपर, और इसी तरीके से बायोलॉजिकल वेपन्स को टेस्ट किया उसने, इसी तरीके से बहुत से यानी इसने हेनस किस्म के क्राइम्स किए, वॉर क्राइम्स किए, और इसको बकायदा एंजल ऑफ डेथ यानी मौत का फरिश्ते का भी टाइटल मिला था। ये फिजिशियन और डॉक्टर और एजुकेटेड आदमी था। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारा जब इवेंट हुआ तो इसके बाद एजुकेशनिस्ट ने ये सवाल उठाया कि ये कैसे हम एज्यूम कर सकते हैं कि वो फिजिशियंस या वो डॉक्टर्स
जिनका बुनियादी तौर पे काम जिंदगी बचाना था, जिनका काम बेसिकली लाइफ सेविंग था, पूरी यानी थ्रू आउट दिस स्टडीज दे एक्चुअली वो ये डिस्कस करते हैं हाउ टू सेव लाइव्स। वही डॉक्टर्स, वही फिजिशियंस, वही नर्सेस, उन सब ने मिलके थाउजेंड्स नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ लोगों का कत्लेआम किया, जिसमें बच्चे भी थे, औरतें भी थी और बूढ़े भी थे, हर किस्म के लोग मौजूद थे। तो इस हवाले से बाकायदा एक मैं कोट करना चाहता हूं, एक बेसिकली होलोकॉस्ट का सर्वाइवर एक डॉक्टर हेम जी नॉट, ही इज एक्चुअली एन एजुकेशनिस्ट और चाइल्ड एजुकेशन के ऊपर इन्होंने कई किताबें भी लिखी। आई डोंट नो एग्जैक्टली कि अभी वो हयात हैं कि नहीं, बहरहाल उन्होंने, ही वाज अ होलोकॉस्ट सर्वाइवर, तो उन्होंने ये मतलब उनकी बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है, उन्होंने बाकायदा लिखा और उन्होंने कहा कि आई एम अ सर्वाइवर ऑफ अ कंसंट्रेशन कैंप्स, माय आईज सॉ व्हाट नो पर्सन शुड विटनेस। यानी मैंने हॉलोकॉस्ट सर्वाइव किया, मेरी आंखों ने वो चीजें देखी हैं जो किसी को देखने की, यानी कि जो बंदा देख नहीं सकता। गैस चेंबर्स बिल्ट बाय लर्नड इंजीनियर्स, गैस चेंबर्स जिनको बनाया किसने था? लर्नड इंजीनियर्स, यानी ऐसे इंजीनियर जो बड़े पढ़े लिखे लोग थे। चिल्ड्रन पॉइजन बाय एजुकेटेड फिजिशियंस, बच्चे जिनको एजुकेटेड यानी पढ़े लिखे डॉक्टर्स और फिजिशियंस थे, उन्होंने उनको पॉइजन किया, उनके ऊपर मास जो है यानी बायोलॉजिकल वेपन्स को टेस्ट किया। इन्फेंट्स किल्ड बाय ट्रेन्ड नर्सेस, छोटे बच्चे, कम उम्र के बच्चे और बच्चियां, उनको ट्रेन्ड नर्सेस जो थी उन्होंने उनके साथ यानी उनको कत्लेआम किया। और उसके बाद वो एंड पे कहती हैं, एट द एंड वो कहते हैं कि आई कोट दैट कि माय रिक्वेस्ट इज दिस, हेल्प योर चिल्ड्रन बिकम ह्यूमन, योर एफर्ट्स मस्ट नेवर प्रोड्यूस लर्नड मॉन्स्टर्स, कि अपने बच्चों की मदद करें कि वो यानी वो इंसान बने। यानी एजुकेशन का असल मकसद इंसान बनाना है, इंसान को इंसान बनाना है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी एजुकेशन मुगीरा, क्या ये सिर्फ हम जो एजुकेशन है या ये जो इंसान बनाने की आप बात कर रहे हैं, क्या ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी सिर्फ यहाँ तक है कि वो उसको एक अच्छी तालीम दे दें तो क्या वो इंसान बन जाएंगे, या उसके साथ साथ कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका जिक्र करना या जिनको फोकस करना जरूरी है? एग्जैक्टली तो मैं यही कहना चाह रहा था कि ये सारी जो इसकी कंक्लूजन है, वो ये कंक्लूजन यही है डॉक्टर हेम जी नॉट की, कि यू नीड टू, यानी सिर्फ रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंसान बनाना भी है। और इंसान बनाने के लिए क्या सब्जेक्ट है? वो तरबियत है। यानी क्या ऐसे एक्शंस हैं, क्या ऐसे वो काम हैं जिनके जरिए हम इंसान को इंसान बना सकते हैं, बच्चों को इंसान बना सकते हैं। क्योंकि देखिए, एजुकेशन इज अ पावर। एजुकेशन को ये इट्स लाइक जस्ट लाइक यू आर गिविंग समवन अ गन। अगर आप किसी बंदे को एक गन दे रहे हैं या एक पावर दे रहे हैं और आप उसको इंटेलेक्चुअल या यानी आप उसको उसकी तरबियत नहीं कर रहे कि बेटा कैसे इस एजुकेशन को यूज करना है, कहां कहां पे यूज करना है, तो ये ऑब्वियसली वो क्या करेगा? वो इसको गलत इस्तेमाल करेगा। और आप देखें कि ये सारी चीजें मतलब एजुकेशनिस्ट ने बहुत बात उठाई इस मसले के ऊपर और बहुत ज्यादा लैमेंट भी किया, लेकिन उसकी सोल्यूशन क्या थी? दे डिड नॉट हैव एनी सोल्यूशन फॉर दैट। यानी आप देखें कि आज भी यानी टाइम्स चेंज हो गए हैं, वर्ल्ड वॉर 2 को गुजरे हुए कितना टाइम और कितना अरसा हो गया है, लेकिन आज भी आप देखें कि जितने भी बायोलॉजिकल वेपन्स बने जा रहे हैं, मिसाइल्स बने जा रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े इकोनॉमिक यानी बड़े बड़े ब्लंडर्स और अल्लाह माफ करे कत्लेआम और लोगों का इस्तेहसाल किया जाता है, वो कौन लोग कर रहे हैं? यानी वो डॉक्टर्स, फिजिशियन, एक्सपर्ट्स, एजुकेटेड लोग हैं जो मुआशरे के अंदर जो एक छोटा सा एलीट तबका है जो जाके ये सारे काम कर रहा है। आई मीन मैं कोई पैसिफिस्ट नहीं हूं, मैं वॉर के खिलाफ ऐसा नहीं हूं कि वॉर को कभी यूज नहीं किया जा सकता। आई एम जस्ट मेंशनिंग अ पॉइंट कि जब तक आप एजुकेशन के साथ तरबियत नहीं करेंगे तो आप लोगों को एजुकेटेड मॉन्स्टर्स बना रहे हैं, आप बच्चों को एक बहुत बड़ी पावर दे रहे हैं, आप उनको सिखा रहे हैं एंड दे गोना मिसयूज दैट वेपन। और मैं इसीलिए अपनी क्लासिकल ट्रेडिशन, मुसलमानों की जो एजुकेशनल ट्रेडिशन है, मैं उसकी तरफ एक इशारा करना चाहूंगा कि हमारी इस्लामिक एजुकेशन ट्रेडिशन के अंदर पहले तरबियत की जाती थी, बाद में इल्म हासिल किया जाता था, यानी तालीम बाद में दी जाती थी। मैं आपको मिसाल देता हूं, एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं अब्दुल्ला इब्न मुबारक। अच्छा, ये अब्दुल्ला बिन मुबारक जो है, ही इज नॉट अ वेरी यूजुअल मैन, ही इज अ वेरी अनयूजुअल पर्सन। किस तरीके से? यानी ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्कॉलर्स ऑफ द पास्ट हैं जिनके ऊपर तमाम फिरके मुत्तफिक हैं। इमाम नववी रहमहुल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल इमामु अल मुजमा अला इमामतिही, कि यानी ये वो इमाम है जिनके बारे में तमाम स्कूल्स ऑफ थॉट के जो लोग हैं वो एग्रीड हैं, वो ये समझते हैं कि ये हमारे इमाम हैं, इनको ओन करते हैं। अच्छा, अब आप देखें कि अब्दुल्ला बिन मुबारक जो हैं, इन्होंने जो अपनी पूरी जिंदगी, यानी इनके बहुत बड़े बड़े टाइटल मिले, इन्होंने जिहाद भी किया, इन्होंने सदका खैरात में भी की, वैसे इमाम, ज़ुहद और तसव्वुफ के अंदर भी इनका बहुत बड़ा नाम है, हर जगह पे ही इज अ लीडिंग पर्सन। ये क्या कहते हैं अपने बारे में? कहते हैं कि तलबतुल अदब 30 सनतन, मैंने अपने जिंदगी के 30 साल एथिक्स और मैनर सीखे।
और फरमाते हैं वतलबतुल इल्म 20 सनतन, और मैंने इल्म 20 साल सीखा, यानी 30 साल मैंने पहले अदब सीखा, उसके बाद 20 साल मैंने एक्चुअली एजुकेशन को एक्वायर किया। और वो फरमाते हैं वकानु यतलुबून अल अदब क़ब्ल अल इल्म, कि हमारे जो असातिज़ा थे, जो हमारे असलाफ थे, सहाबा, क्योंकि ये ताबई हैं, हमारे जो सहाबा थे वो पहले अदब, और बड़े बड़े आइम्मा वो पहले अदब सीखते थे, पहले मैनर्स, एथिक्स और तरबियत उनकी की जाती थी, और उसके बाद जाके वो इल्म की तरफ जाते थे। तो 30 साल ही स्पेंट इन एक्वायरिंग नॉलेज। अच्छा, मैं बताना यहां पे चाह रहा हूं कि मैंने अब्दुल्ला बिन मुबारक का नाम क्यों लिया। इंटरेस्टिंग बात यह है, हमने जैसे मैंने आपको ज्यूस की मिसाल दी, अब्दुल्ला बिन मुबारक के बारे में हिस्टोरियंस लिखते हैं कि ये रहते थे, यानी ये अपने खुरासान के इलाके के अंदर रहा करते थे, तो वहां पे इनके साथ एक यहूदी रहता था, यानी यहूदी इनका एक आप समझ लें नेबर था। तो अब यहूदी नेबर था, तो उसको एक दफा यहूदी को जरूरत पड़ गई, उसने अपना घर बेचना चाहा, उसने कहा कि मैं मूव आउट करो, मुझे पैसों की जरूरत है। तो उसने अपने घर की कीमत लगाई। अच्छा, अपने घर की कीमत कितनी लगाई? 2000 दिनार, यानी दिनार होता था सोने का और दिरहम होता था चांदी का। तो उसने 2000 गोल्ड कॉइन्स जो थे अपने घर की कीमत लगाई। तो एक बंदा उसके पास आया, उस यहूदी के पास जो उनका नेबर था, उसने आगे पूछा कि यार ये जाहिर मार्केट रिसर्च करके आया होगा, जिस तरीके से हम लोग आमतौर पे हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो अच्छी खासी रिसर्च करते हैं, तो वो रिसर्च करके आया। उसने कहा कि यार तुमने इसकी 2000 दिनार कीमत लगाई है, इसकी कीमत तो 1000 दिनार बनती है, तुमने इतनी महंगी इसकी कीमत क्यों लगाई है? यानी ये जस्टिफाइड नहीं है इस इलाके के अंदर ना। तो उस यहूदी ने कहा कि बिल्कुल मैं मानता हूं कि इसकी कीमत एक्चुअली 1000 दिनार है और मार्केट रेट यही है, लेकिन मैंने इसकी 2000 दिनार कीमत इसलिए लगाई है। 1000 दिनार तो इस घर की और इस जगह की कीमत है, लेकिन 1000 दिनार इसकी कीमत है कि चूंकि ये घर अब्दुल्ला बिन मुबारक के पड़ोस में है, यानी अब्दुल्ला बिन मुबारक चूंकि साथ रहते हैं इस घर के साथ वाले घर में, इसलिए मैं इसकी डबल कीमत लगा रहा हूं कि जो बंदा यहां पे रहेगा उसको पता चलेगा कि व्हाट अ पर्सन, व्हाट अ ब्लेस्ड मैन दैट पर्सन इज, और इसको साथ रखने का तो क्या फायदा होगा। तो इमेजिन करें कि हमारा जो ट्रेडिशन है, जहां पे हमने तरबियत के अंदर बकायदा 30 साल एक बंदा लगा रहा है, वो कह रहा है मैं सिर्फ तरबियत और अखलाकियात और एथिक्स को हमने सीखा, यानी सिखाया जाता है, हमने खुद सीखा उसके, और इल्म को उससे कम टाइम दिया। इमेजिन करें ज्यादा किरदार किसका आप समझते हैं? उस्ताद का समझते हैं, वालिदैन का समझते हैं, ज्यादा किसका है? क्योंकि हम अब देखने में ना ये एक कॉमन प्रैक्टिस हमारी हो चुकी है, एक हमारा बड़ा आम सा रवैया बन चुका है। एग्रेसिवनेस और एक्सट्रीमिज्म जो है वो मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल ऐसे ही है। असल में मैं समझता हूं इसके अंदर देखिए, एजुकेशन के अंदर हम समझते हैं सारे रिस्पॉन्सिबल हैं। आप देखें कि पेरेंट्स आजकल जिस तरीके से मसरूफ है, हस्बैंड भी और वाइफ दोनों, यानी माँ बाप दोनों कमा रहे हैं, एंड देयर सेंडिंग पीपल टू द स्कूल, और उनकी एक्सपेक्टेशन स्कूल्स और कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज से ये है कि भाई जब हमने आपको पैसे दे दिए और बच्चा आपके पास अच्छा खासा वक्त गुजार रहा है और मेरे पास टाइम नहीं है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि तरबियत भी आप करें उसकी, यानी हमें घर आके उसकी तरबियत पे खपना ना पड़े। ये पेरेंट्स ने किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी शिफ्ट की हुई है बेसिकली कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में। लेकिन मुसीबत ये है कि आप खुद देखें नबिया कि मैंने भी एजुकेशन, मतलब मैं यूनिवर्सिटी में अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाता हूँ थ्रू आउट, मैंने कोई मतलब नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़े हैं जब से मैं स्कूल में गया हूं, और आपने भी पढ़े होंगे। आप मुझे खुद बताएं इस पूरे एजुकेशन सिस्टम में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट आपको पढ़ाया गया स्पेसिफिकली बचपन से लेके, या कितने आवर्स डेडिकेट किए गए आपके स्कूल ने या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन ने जिसमें आपको सिर्फ आदाब और अखलाक बताए और ये बताया गया कि बेटा एथिकल इंटेलिजेंस आपको प्रोवाइड की गई, आई कॉल इट एथिकल इंटेलिजेंस, कि बेटा आपने इल्म को इस्तेमाल कैसे करना है, इल्म का हुसूल के मकासद क्या है, इल्म इंसान को इंसान किस तरह बनाता है। हमारे यहाँ एक रन ऑफ द मिल एक एथिक्स का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। आपने हमारे बचपन का जिक्र किया, तो मेरे ख्याल से हमारे बचपन तक तो हमारे पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा फोकस्ड होते थे हमारी एक्टिविटीज पर, और उनका पूरा अमल दखल होता था हमारी जिंदगियों पर। लेकिन अभी चूंकि टाइम इतना तब्दील हो चुका है, खासकर लास्ट 1 डेकेड में, कि मेरे ख्याल से पेरेंट्स खुद इतने बिजी हो चुके हैं कि वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहते, और बस भारी फीस अदा करके वो ये सोचते हैं कि ये जिम्मेदारी भी अब स्कूल अदा कर दे, विच इज नॉट पॉसिबल। एग्जैक्टली और इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर बंदा जिम्मेदार है और क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी रइयत के बारे में सवाल करेगा। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के हवाले से पूछा कि उनको एक मर्द से पूछा, मर्द को कहा कि उससे उसके अहल अयाल के बारे में सवाल किया जाएगा। और उलमा ने जिक्र किया है कि मर्द या एक बंदे की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और औलाद का सबसे पहला हक ये है कि उसको अल्लाह के अजाब से बचाया जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू
अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। तो यानी आग से बचाने का मतलब ये है कि उसकी ऐसी अखलाकी तरबियत की जाए, उसको ऐसे मैनर्स और अखलाक और आदाब सिखाए जाएं कि जिस तरीके से जिससे वो मुआशरे का एक अच्छा मेंबर बन सके, ना सिर्फ अच्छा मुसलमान बल्कि सोशल कंट्रीब्यूशन और एक इसी तरीके से एक यानी कंट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी में। लेकिन मसला यह है कि यहां पे हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पैसों की बुनियाद पर ट्रांसफर करना शुरू की हुई है। स्कूल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जहां पे एक किस्म का अनफॉर्चुनेटली आपको भी पता है इस बात का, एक कमर्शियल, आई डोंट लाइक टू कॉल दैट क्योंकि मैं इस इंस्टीट्यूशन में, इस इंडस्ट्री का पार्ट हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक किस्म का कमर्शलाइज किया चीजों को इस हद तक कि टीचर्स भी आप देखें सिर्फ अपने टाइम से अलावा वो समझते हैं मेरा काम, मुझे जितने पैसे मिलते हैं, मेरा काम सिर्फ एजुकेशन को डिसेमिनेट करना है। ये प्रोफेशन, ये कॉन्सेप्ट्स, ये थ्योरीज मैंने बता दी, मेरी जॉब हो गई। इससे ऊपर ना आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ना आपका मेरे साथ कोई ताल्लुक है। इसी तरीके से बच्चे भी एज्यूम करते हैं कि सर आपका काम सिर्फ हमें एजुकेशन डिसेमिनेट करना, हमने ले ली आपसे एजुकेशन, बस दैट्स इट, अब आप घर में जाएं, हमारा पर्सनल लाइफ है, इसके साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है। और माँ बाप ने अज्यूम ये किया हुआ है कि चूंकि वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भेज रहे हैं, ये काम तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का है, तो अलियाज़ बिल्लाह आप देखें कि एक दूसरे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फेंकी जा रही है और कोई बंदा इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा नहीं कर रहा। क़यामत के दिन अल्लाह ताला ने, और अखलाकियात और मुआशरे अखलाकी एतबार से, सोसाइटी के एतबार से आप देखें, हर बंदा माँ बाप को जिम्मेदार बनाता है। माँ बाप रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर कोई मसला होता है, बच्चे खराब होते हैं, तो माँ बाप दोनों जिम्मेदार हैं, ना सिर्फ मर्द बल्कि औरत भी, और सिर्फ औरत भी नहीं, मर्द भी। हमारे यहाँ ये भी एक मसला है, समझते हैं कि जी औरत का काम है सिर्फ जिम्मेदारी। उलमा ने एक्सप्लिसिटली आसानी से कह दिया जाता है। मैं अक्सर इस बात को पिन पॉइंट भी करती हूँ, हाईलाइट भी करती हूँ, कोशिश भी करती हूँ इस पर बात करें कि जब हम अपने दीन का भी मुताला करते हैं तो वहां पर लफ्ज, अगर आप मुझे करेक्ट करेंगे और बेहतर बता सकते हैं, कि वालिदैन लिखा हुआ है कि बच्चे की तरबियत में जो अमल दखल है वो वालिदैन करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अगर खुदा न खास्ता बच्चा भी जो है, चाहे वो आप एडल्ट भी हो, अगर वो बेराहरवी का शिकार होता है तो सारा का सारा जो मलबा है या जो ब्लेम है वो माँ को कर दिया जाता है। तो बाप का भी तो उतना ही किरदार है ना, इस हवाले से कोई बात नहीं करता कभी भी। बिल्कुल ऐसे ही है। बल्कि मैं आपको हैरान होंगी नबिया, आप ये हैरान होंगी कि ये बड़ी एक टग ऑफ वॉर चलती है कि जी माँ बाप की जिम्मेदारी है, या माँ की जिम्मेदारी है, बाप की जिम्मेदारी है। अगेन हर बंदा भाग रहा है, यानी कोई बंदा ये सोच ही नहीं रहा कि अल्लाह माफ करे कि बेशक जिम्मेदारी जिसकी हो, क्या दोनों का इक्वल स्टेक नहीं है, बच्चा दोनों का नहीं है। यानी अगर मैं कहूं जी ठीक है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो माँ की है और माँ नहीं कर रही फॉर एग्जांपल, तो क्या आई कैन एक्सेप्ट दैट कि मेरी औलाद खराब हो जाए? आई कैन एक्सेप्ट दैट? नहीं, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो फिर ये क्यों हम टग ऑफ वॉर लगाते हैं, खींचते हैं एक दूसरे को कि यार तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अल्टीमेटली बच्चे बुरा होगा तो उससे दोनों अफेक्ट होंगे। तो प्रॉब्लम यह है कि, बल्कि मैं तो आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ताला अन्हु खास तौर पे, क्योंकि मर्दों की आमतौर पे चूंकि उसके लिए उससे एक्सपेक्टेशन होती है वो बाहर जाएगा, कमा के लाएगा, घर को जिम्मेदारी उठाएगा, तो औरत घर में होती है, तो वो क्लेमली मेंशन करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने अक्सर जो बच्चों को बेरहरवी का शिकार होते देखा, उसके अंदर मैंने देखा कि अक्सर औकात बाप का किरदार होता है कि बाप मैनेज नहीं कर पा रहा होता, फैमिली एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं कर रहा होता, सब कुछ बेगम के ऊपर छोड़ा होता है। और औरत बेचारी, देखे टू बी वेरी ऑनेस्ट, औरत जब बच्चा छोटा होता है तब वो मैनेज कर सकती है, और जब 5 साल से हमारे यहाँ जो लॉजिकल दिया जाता है बड़े बुजुर्गों की जानिब से, वो ये लॉजिकल दिया जाता है क्योंकि बच्चा अपनी जिंदगी के जो इनिशियल या जो जब वो परवान चढ़ रहा होता है या बड़ा हो रहा होता है, बाप कमा रहा होता है बाहर जाकर, और चूंकि बच्चा माँ के साथ ही वक्त ज्यादा गुजारता है तो ये सारी जिम्मेदारी उसकी है। ये मैं इसलिए बात करी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इस पे बात करना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसमें उलमा ने क्लियरली बताया कि जो बच्चा 5 साल की उम्र से कम है ना, तब तक तो ऑब्वियसली माँ की ज्यादा रिस्पॉन्स। अच्छा, इसमें कोई ये नहीं है कि यानी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर है। इट्स जस्ट लाइक कि मेजॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है? जब बच्चा 5 साल की उम्र से कम है तो ऑब्वियसली माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए ज्यादा बनती है क्योंकि बच्चे की मेजर नीड्स जो है वो एसोसिएटेड है माँ के साथ, बाप के साथ नहीं है। लेकिन जैसे ही बच्चा टीनेज क्रॉस करता है, या फिर आप समझ ले 9-10 ईयर्स का होता है, उस टाइम बेचारी माँ जो है वो एक हद से ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, फिर वहां पे बाप का डिसिप्लिन चाहिए होता है। इसीलिए उलमा कहते हैं कि जब बच्चा बड़ा होता जाता है, जितनी उम्र उसकी बढ़ती जाती है, यहां तक कि वो शादी करके अपनी इंडिपेंडेंट अपनी अलग जिंदगी में गुजार ले, तब तक बाप की जिम्मेदारी हो जाती है। ही हैज टू गाइड हिम, ही हैज टू इंश्योर कि उसकी तरबियत ठीक हो रही है, उसको एजुकेशन राइट मिल रही है। लेकिन जब बच्चा ऑब्वियसली बेबी है, छोटा है, माँ की गोद में है, या अभी वो बिल्कुल छोटा है, तो उस वक्त ऑब्वियसली माँ का रोल ज्यादा है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस। हमने हाईलाइट किया कि प्रॉब्लम कहां पर है, जड़ कहां पर है, इसकी हमने एग्जांपल भी दी, वेस्ट से भी हमने इसकी मिसाल उठाई। लेकिन अब इस तरबियत का हम जिक्र कर रहे हैं और जो हम वालिदैन को समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं और शऊर उजागर करने की भी कोशिश कर रहे हैं बच्चों की तरबियत के हवाले से। अब इसका जो हल है, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा वो भी जरा थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात करें।
कैसे कर सकते हैं ये सारे रवैये तब्दील करना, या जो एग्रेसिवनेस है, या जो एक्सट्रीमिज्म है, या जो इखलाकियात का ना होना है जिसका फुकदान हम अपने माशरे में अब देखते जा रहे हैं, इसको रिवर्स कैसे करना है? देखिए, मैं आपको सिंपल सी बात बताऊंगा कि इवन दो इट्स अ हार्ड पिल एंड इट्स हार्ड टू स्वॉलो, लेकिन आपको अपने बच्चों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। टू दी एक्सटेंट जो लोग मैंने देखा, कुछ लोगों को वाकई जो बहुत ज्यादा सीरियस हैं, यहां तक कि उन्होंने अपनी जॉब्स छोड़ी अपने बच्चों के लिए। मैं अपने एक दोस्त को जानता हूं जो यूएई के अंदर एक बहुत अच्छी फर्म में जॉब कर रहा था, लेकिन सिर्फ अपनी फैमिली के लिए कि मेरे बच्चे जो हैं वो एक अच्छी स्कूलिंग हासिल कर लें दीनी माहौल में, तरबियत के हवाले से, और जहां पे उसकी फैमिली उसको कर सके, यहां पे उसके पास ऐसे दोस्त नहीं है, उसने पूरा यानी अपना यूएई छोड़ के वो पाकिस्तान आया। यानी मैंने देखा, अनलेस एंड अनटिल यू डू नॉट टेक दीज ड्रास्टिक स्टेप्स, यहां तक कि आपको अपनी कुछ जॉब के मामला पर भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी औलाद है, आप इससे भाग नहीं सकते, आप इससे फरार नहीं हो सकते, ये आपका अल्टीमेट फ्यूचर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बात सिर्फ प्रायोरिटीज की होती है। तो मैं समझता हूं खास तौर पे जब तक बच्चा छोटा है, इमाम इब्नुल जौजी रहिमहुल्लाह तआला बहुत बड़े इमाम हैं, उन्होंने कहा कि 5 साल तक बच्चों को स्कूलिंग न भेजें, 5 साल तक एक बच्चे को आप घर में तरबियत रखें। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं मां की बात करूं तो खासतौर पर वो मेरी बहनें जो जॉब कर रही हैं, मैं उनको हाईली रिकमेंड करूंगा कि कोशिश करें कि अपनी 5 साल, जब तक आपके बच्चे 5 साल से क्रॉस नहीं करते, तब तक अपने घर में बच्चों को टाइम दें, उनको तरबियत करें, उनको जो चीजें वो ये मीडिया के अंदर से फील किया जा रहा है, जिस तरीके से कार्टून्स दिखाए जा रहे हैं, जिस तरीके से वो गैजेट्स के इंस्लेव और उसके टैप्स के अंदर वो शैकल्ड हो रहे हैं, उससे बचाने के लिए दे हैव टू गिव देम टाइम। ओनली सॉल्यूशन इज उनको टाइम दे, उनको क्वालिटी टाइम दे, और बाप को भी खास तौर पे बच्चों को अगर टाइम ज्यादा भी नहीं दे सकता, क्वालिटी टाइम दे। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो देन ऑफ कोर्स देयर आर नंबर ऑफ करिकुलम, नंबर ऑफ वेज, इंशाल्लाह वो अभी हम कभी और मौका मिला तो आई कैन एक्चुअली मेंशन कि हाउ वी कैन एक्चुअली बच्चों की किस तरीके से तरबियत की जा सकती है। बिल्कुल, इंशाल्लाह इसके ऊपर एक सेगमेंट जरूर डिजाइन करते हैं। थैंक यू सो मच मुगैरा कि आपने हमें ज्वाइन किया प्रोग्राम में। जनाब यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, और अनम बना रही हैं आज किचन में बिरयानी जनाब। तो बिरयानी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही, रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे, तो साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको कहते हैं एक मरतबा फिर से खुश आमदेद। और जैसा कि मैंने आपको ब्रेक से पहले बता दिया था कि अनम आज बना रही हैं बिरयानी, क्योंकि खुशबू पूरे स्टूडियो में छाई हुई है, सबको यहाँ पर पता है, इसलिए मैंने ही पहले भांडा फोड़ दिया ना आपका कि आज बिरयानी बनने वाली है। कोई बात नहीं, वैसे भी आज हम बनाने जा रहे हैं सिंधी बिरयानी बना रहे हैं नबिहा आज। तो बिरयानियों के भी बड़ी तरह की टाइप्स हैं, बॉम्बे बिरयानी है, सिंधी बिरयानी है, सिंधी बिरयानी, रेगुलर बिरयानी, पुलाव बिरयानी, लॉट्स ऑफ रेंज। पंजाब वालों को बिरयानी पे बड़ा ट्रोल किया जाता है, ये तो आपको पता ही है। उनको लगता है कि जो कराची वाले हैं उनको लगता है कि लाहौरी जो है वो सही नहीं बनाते बिरयानी, लेकिन तो अगर आपके पास बिरयानी है तो हमारे पास भी निहारी है। हाँ, पॉइंट है बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जो बिरयानी है, हर बंदे को, हर घर वालों को अलग तरह की बिरयानी अच्छी लगती है। जैसे मेरे घर में पर्सनली ज्यादा मसाले वाली बिरयानी नहीं खाई जाती। मेरी जो बहन है उसको, वो जब भी मैं बिरयानी बनाती हूँ वो मुझे बात जरूर ये कहती है कि प्लीज जरा कम मसाले वाले बनाना। अब कराची वाले कुछ लोग आलू भी पसंद नहीं करते बिरयानी में, और मैं कहती हूँ कि भाई बिरयानी आलू के बगैर अधूरी है। बिल्कुल, तो इसलिए आज हम सिंधी बिरयानी बना रहे हैं नबिया, तो उसमें तो आलू मस्ट है, उसके बगैर जो है आपको पता है सिंधी बिरयानी बनती नहीं है। थोड़ी सी रेसिपी जो है आपके साथ इसकी शेयर कर देती हूँ, तब तक जो है बिरयानी हमारी फुल दम हो जाएगी। सिंपल, मैंने तकरीबन 1 से 1.5 किलो जो है चिकन लिया था, उसको कढ़ाई कट करवा ले, उसके बाद ऑयल गरम करके पहले 2 से 3 प्याज मैंने फ्राई किए हैं, उसके अंदर चिकन को मैंने अच्छी तरीके से फ्राई किया है। उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक ऐड किया है। उसके बाद मैंने इसके अंदर नमक, लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया, जीरा और काली मिर्च डालकर अच्छी तरीके से इसकी भुनाई की है। भुनाई करने के बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिए। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे मैंने इसमें दही ऐड की है। दही ऐड करने के बाद अच्छी तरीके से कुक करना है। कुक करने के बाद अलग से आपने एक पैन के अंदर आलू लेने हैं। मैंने इसमें 3 से 4 नॉर्मल साइज के आलू लिए थे, उनको मैंने पहले डीप फ्राई कर लिया। जब वो तकरीबन 90% रेडी हो गए तो उसके बाद मैंने उनको कोरमे में डालकर अच्छी तरीके से कुक किया। 10% उसमें कुक हो गए। अब कोरमा जो है हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। उसके बाद मैंने राइस लिए, तकरीबन 1 kg राइस है, उनको मैंने बॉईल किया है और 1 कनी छोड़ दी थी ताकि वो दम में हो जाए।
तो नबिया इस तरह से है। जो सबसे पहले लेयर मैंने राइस की लगाई है, ऊपर थोड़ा सा मैंने धनिया और हरी मिर्चें डाली हैं, उसके बाद ऊपर मैंने कोरमा डाला है और ऊपर और राइस डालकर येलो फूड कलर डालें, जो भी आपको फूड कलर अच्छा लगता है वो डालें आप। उसको डालने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट का आप दम लगा दें। अच्छा ना, कुछ लोग बहुत सारी चीजें इसमें ऐड कर लेते हैं, अंडे वंडे भी डाल लेते हैं बिरयानी में, वैसे मुझे तो पसंद नहीं है, लेकिन वो कहाँ की बिरयानी होती है? या मुझे लगता है कि बिरयानी को बिरयानी ही लेके चलना चाहिए। ज्यादा ज्यादा बहुत भी अगर आप उसके साथ कुछ करना चाहते हैं तो गार्निश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चाहें तो 2-3 जो है बॉइल्ड एग्स वो आप डाल सकते हैं, दैट्स इट। तो जो ये मेरी बिरयानी है ये दम हो गई है। अच्छा, दम पूरा लग चुका है जी, पूरा लग अच्छा, चुका है। आलू अनम आपने इसमें ऐड जो किए हैं, पहले से इसको बॉईल करके या फ्राई करके करेंगे या हम डायरेक्टली मैंने सालन में जो आलू हैं वो अलग से फ्राई किए हैं, पहले फ्राई किए हैं। मैंने आलू बॉईल नहीं करेंगे? बॉईल नहीं करेंगे, बिल्कुल। मैंने ज्यादा बड़ा बड़ा आलू नहीं काटा। मैंने मतलब एक आलू के 1/2 करने के बाद उसके छोटे छोटे पीसेस किए। जैसे आप एक आलू के 1/2 करेंगे और उसके बाद उसके 3 पीसेस करेंगे, दैट मीन्स एक आलू के 6 पीसेस हो जाएंगे। तो आप ये देख रही होंगी बिरयानी की शक्ल नबिया कितनी ही हसीन। और ये अब इसको सर्व करते हैं इसके अंदर अपनी डिश में। ठीक है। और दम जो है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है नबिया, वो तकरीबन 10 से 15-20 मिनट का होना चाहिए, क्योंकि वो ही जो है इसको सही एक्यूरेट इसका जो है मसाले को और उसके अंदर करेगा। अच्छा, मैं नबिया पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगता बिरयानी को जो लोग पूरा मिक्स कर देते हैं। अच्छा, पूरे से अक्सर मैं तो वैसे पकड़ती हूँ, समटाइम देखती तो मैं तो उसको पूरा नहीं, पूरा मिक्स करने से क्या होता है कि वो येलो व्हाइट जो सारा येलो हो जाता है, सारे येलो हो जाते हैं। तो फिर आपके पास व्हाइट राइस की इतनी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, तो बिरयानी में बेसिकली व्हाइट और जो येलो राइस है वो दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये देखिए जी, और ये आलू, और देखें आलू जो है मैंने बिल्कुल ही नॉर्मल साइज का काटा है। अगर आपको पसंद है थोड़े बड़े साइज के आलू तो आप थोड़े बड़े साइज के भी काट सकते हैं। तो अब आप ये देखें कि बिरयानी के अंदर आपको सब कलर्स में कोई मतलब इमली शिमली वगैरह भी कुछ ऐड किया? अक्सर लोग भी ऐड मैंने आलू बुखारा और इमली तो ऐड नहीं होती, इमली ऐड नहीं होती, आलू बुखारा मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और साथ में जो है मैंने इसके अंदर गोल मिर्चें साबुत वाली वो भी ऐड की हैं, जो है इसका फ्लेवर। अच्छा, मिर्चें और ये आलू बुखारा इमली भी आप डाल सकते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो लीमू काट के वो भी डालते हैं। वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, अगर आप डालना चाहें तो डाल लें, नहीं डालना चाहें तो स्किप कर दें। जबरदस्त जनाब, ये तो अनम ने रेसिपी शेयर कर दी है बिरयानी की, बड़ी जबरदस्ती। फीडबैक अपना आपने लाजमी शेयर करना है जब भी घर में ट्राई करें। मेरे ख्याल से वीकेंड की डिश की रेसिपी आपने दे दी है। हम यही तजब्जुब का शिकार होते हैं कि भाई क्या बने, रोज घर में एक मसला बन रहा होता है कि क्या बनाया जाए। तो मेरा वीकेंड पे एक परफेक्ट एक ट्रीट है बिरयानी बनना। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, और बिरयानी बनाना भी वैसे किसी काम है ना। अच्छा, बिरयानी बनाना जो है वो लोगों को लगता है कि बहुत कोई मुश्किल काम है, जबकि मुझे ऐसे लगता है कि बिरयानी बनाना बड़ा आसान काम है। मेरे घर में जब मेहमान आते हैं तो 2 चीजों पे मैं बहुत खुश होती हूँ। एक, जब मुझे कहा जाता है कि आप निहारी बना ले, और एक मुझे जब कहा जाता है आप बिरयानी बना ले। तो दोनों ही चीजें जो हैं मेरे लिए बहुत बिरयानी वाकई जो है उसकी थोड़ी सी प्रेप्स आपको करनी पड़ती है, और थोड़े से स्टेप्स है जिनको फॉलो करना पड़ता है। और हाँ, जो एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि चावल नरम ना हो। अगर आप ये देखें, जिसने उस पे कमाल कर दिया मेरे ख्याल से कि ये देखिए ना, अब आप देख रही होंगी एक राइस जब अलग-अलग इसका जब भी आप चावल बॉईल करें, सिंपल एक कनी जब आप चावल को प्रेस करके देती हैं तो उसमें 3 कनी होती है। जब एक कनी रह जाए, मतलब एक कनी चावल रह गया, उसके बाद आप उसको निकाल लें और उसके बाद दम में जो एक कनी है वो आराम से हो जाती है। तो ये एक राज है, और एक राज ये भी है कि अच्छे चावल लेना भी बहुत ज़रूरी है बिरयानी के लिए। अगर जो लोग सेला यूज़ करते हैं वो बहुत उसके साथ गलत करते हैं। बिरयानी के साथ बेसिकली बिरयानी के अंदर बासमती राइस ही जाते हैं। तो बासमती राइस को कुक करना और ट्रिकी नहीं है फिर थोड़ा सा? अगर थोड़ा सा ज्यादा दम लग गया तो थोड़ा नरम, तो लेकिन सेला राइस सिर्फ जर्दे के लिए होते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो बिरयानी के लिए कैपेबल। जर्दे के लिए होते हैं या शादियों के लिए होते हैं? या शादियों के लिए। ठीक है अनम, थैंक यू सो मच जनाब। तो रूह अफ़ज़ा के किचन में आज अनम शेख ने बनाई है बिरयानी, जिसका बड़ी बेसब्री से इंतजार है हमारी टीम को और हम सबको भी। तो आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। बहुत सारा ख्याल रखें और अच्छा सा बेहतरीन सा वीकेंड एंजॉय करें। और वर्ल्ड कप का फाइनल जिसमें पाकिस्तान तो है नहीं, लेकिन चलो जनाब, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला होगा, उसको एंजॉय करेंगे। मंडे को तबसरा भी करेंगे। इसके ऊपर बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
Hi, I'm Zara.